आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। चलिए, कमाई के अड्डे में आप सबका स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट सेशन के लिए ब्रेस अप कर लीजिए। आखिरी का 1.5 घंटा, वेडनेसडे का दिन। कल हमें वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी करनी है, तो उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट ये आखिरी का 1.5 घंटा। साथ में अपफ्रंट बता दूं, कल ही हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी होगा, क्योंकि गुरु नानक जयंती के चलते फ्राइडे को मार्केट हॉलिडे है, तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड में हम जाने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सेशन, और इस समय के सेशन का जो इंटरडे चार्ट है आपकी स्क्रीन पर आएगा। ठीक ठाक शुरुआत, स्लिप हुए, कमजोरी बढ़ती हुई नजर आई, और एक समय था जब 17,906 तक के जोन्स तक गिरे। उसके बाद लोअर लेवल से पिछले 1 घंटे में अच्छी रिकवरी बनी। इनफैक्ट 1 से 1.5 बजे के बीच में वो बढ़िया रिकवरी आई, और अब हम ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के आसपास, यानी कि कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास कामकाज करते हुए। बाकी डिटेल्स बाजार की बताता हूं, और वीरू से फिर मार्केट्स पे बातचीत करूंगा। लेकिन पहले बता दूं, अगला 1.5 घंटा किस तरह का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो फंडामेंटल्स पे बात करेंगे गौरांग शाह साहब से। मुंबई से टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ होंगे राहुल शर्मा, चंदन तापड़िया, प्रकाश गाबा और राजेश सातपुते। गुरुग्राम से हमारे साथ होंगे असित बरनपति, और मध्य प्रदेश के इंदौर से होंगी कविता जैन। इन सब के अलावा यतिन जुड़ेंगे। एक तो आईटीसी की जो बड़ी डीमर्जर की न्यूज आपने सुनी, जिसके चलते हेडलाइन में भी वो शुमार हुआ, बढ़िया मूव बनता हुआ यतिन की उस एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक के बाद। तो आईटीसी में दरअसल डीमर्जर की क्या तैयारी हो रही है, साथ में यतिन जब जुड़ेंगे तो डीलिंग रूम चेक्स भी लेंगे उनसे, समझेंगे डीलिंग रूम से समय कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को। तो ये सब होना है अगले 1.5 घंटे में। लेकिन अब जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, निफ्टी बैंक वैसे लोज से रिकवर करा है, लेकिन अभी भी अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ 1/4% के दबाव के साथ निफ्टी बैंक पे इस समय कामकाज होता हुआ। हालांकि एक समय था जब हमने 988, 990 कह लीजिए 38,000 तक के स्तर देखे थे। उन लोज से तो 225 पॉइंट के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक भी दिखाता हुआ। लेकिन जो बाजार के हेवी वेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा, जहां से दरअसल इस समय बाजार की मदद हो रही है। मदद कर रहा है आईटीसी, मदद कर रहा है मारुति, और बाकी के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। ये निफ्टी बैंक का दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, निफ्टी की दिखाइए, तब तो आईटीसी नजर आएगा आपको। आईटीसी, एशियन पेंट्स, मारुति, इंफोसिस, ये वो स्टॉक्स हैं जो भारतीय बाजारों में तेजी की तरफ मदद करते हो। लेकिन पहले जरा आप इस डेटा को इंटरप्रेट कर लिया जाए। अब तक जो बाजार में मोमेंटम आया, कितना भरोसा इस लोअर लेवल से जो रिकवरी इंडियन इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिल रही है, उस पर वीरू का बन रहा है। वीरू 2 भाग में तोड़ते हैं, पहले निफ्टी, उसके बाद निफ्टी बैंक समझूंगा आपसे। निफ्टी के लिए कुछ दिनों से आपकी सुबह की अंडरटोन थोड़ी सी कॉशियस थी, और हमने वैसे ही निफ्टी प्ले आउट होता हुआ देखा। आपने वॉल्यूम रिड्यूस करने की बात करी थी, आपने पुट्स खोलने की बात करी थी, और सटीक पड़ा। अब ये जो दिन के लोज से रिकवरी आ रही है, एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला जो इंपॉर्टेंट सेशन जिसे हम कहते हैं, इसको कैसे प्ले करा जाए? क्या कह रहा है डेटा? कितना कन्विक्शन बाजार को लेकर बढ़ रहा है, या कन्विक्शन जस का तस अभी भी फ्रेजाइल रिकवरी की बात ही हो रही है? आशीष, देखिए, अगर मैं डेटा की बात करूं, देखिए आज मेरी अप्रोच यही थी कि भाई हमें सेल ऑन राइज की अप्रोच नहीं चाहिए। 18,040, 18,100 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हालांकि खुलते ही साथ, क्योंकि हम काफी सब्सटेंशियल गैप डाउन हुए थे आशीष, तो मैंने कहा था एक बार के लिए पुट्स को कवर कर लीजिए, जो कि कर ली थी हमने। सुबह 226 पर बैंक निफ्टी की पुट कवर करा दी थी 38,000 पर। लेकिन अप्रोच जाते टाइम भी मैं यही कह के गया था कि सेल ऑन राइज के रखिए। आप अगर इस वक्त निफ्टी को देखें, 18,040 का स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप डाउन स्विंग को खेल रहे हैं, तो आपको 2 स्विंग मिल चुके हैं आशीष अब तक। और बैंक निफ्टी को मैं बाद में आऊंगा जब आप बातचीत करेंगे उस पर। 2 स्विंग मिल चुके हैं डाउन साइड के हमें। 17,900 आशीष, वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 17,900 की पुट वो पुट है जो कि सेकंड बेस्ट ओआई होल्ड करती है। मैं अभी भी कहूंगा आशीष, जिस प्रकार से 18,000 का कॉल राइटर जो है वो बड़ा कमिटेड सा नजर आ रहा है, और जिस प्रकार से एफआईज ने कल शॉर्ट पुट कवर की थी और 18,100, 18,200, 18,000 की कॉल बेची थी, 44,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट की थी। मैं आई थिंक आशीष, अगर सुबह से 2 स्विंग पे पैसा कमा चुका हूं, तो मैं 3rd स्विंग के लिए भी अगर आप देखें अभी रहूंगा। 18,040 के स्टॉप लॉस के साथ मैं अपनी शॉर्ट को या फिर लॉन्ग पुट को 17,900 की पुट को होल्ड करूंगा, क्योंकि कॉल राइटर्स के अंदर काफी कन्विक्शन है आशीष। तो अभी 17,900 की पुट को होल्ड करना है। थोड़ा सा आशीष स्टॉप लॉस बड़ा होगा,
18,040 18,100 की रेंज में, लेकिन आई थिंक आशीष शॉर्ट को अभी होल्ड करना चाहिए। अभी स्ट्रक्चर में वो बदलाव नहीं है और कॉल राइटर्स का कन्विशन देख के लगता है कि आई थिंक अभी इंडेक्स पे बाय नहीं करना चाहिए आशीष, फ्रैंकली स्पीकिंग। भरोसा नहीं है इस रिकवरी पे जो इंट्राडे हमने अपनी स्क्रीन पे आती हुई देखी, थोड़ी सी फ्रजाइल नजर आती है और वैसे भी पिछले कुछ दिनों का मूड दिखा रहा है 18,000 के ऊपर टिक पाने में भारतीय बाजारों को हो रही है थोड़ी दिक्कत। अभी उन्हीं जोन्स के आसपास खड़े हुए हैं, तो जो 17,900 की पुट हमने राइट करी थी उसे कंटिन्यू करेंगे। 18,040 18,100 के जोन्स पे आपके स्टॉप लॉसेस प्लेस होंगे। वीरू, ये अभी भी थोड़ा सा मूड रिकवरी के बावजूद जो स्क्रीन पे नजर आ रही है, भरोसा बढ़ नहीं रहा है। क्या उसके पीछे निफ्टी बैंक वजह है क्या? निफ्टी बैंक ने अंडर परफॉर्मेंस तो ऑफ लेट दिखाया है, अभी इस समय निफ्टी बैंक को लेकर क्या व्यू बन रहा है? देखिए आशीष, निफ्टी बैंक ने कल क्लोजिंग के वक्त तोड़ा था अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज की हाईएस्ट जोन जो है ना, वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है आशीष मैं आपको एक डेटा देता हूं, आप जाइए और देखिए 38,500 की कॉल का आउटस्टैंडिंग ओआई 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें से अगर आप समझ लीजिए कि 38,500 38,400 38,300 के बीच आज 90,000 कॉल बिकी हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल कॉल राइटिंग हर पुल बैक पे आ रही है। मेरी सुबह अप्रोच क्या थी? शॉर्ट विद स्टॉप लॉस ऑफ 38,610 38,750। खुलते ही साथ पहले 38,000 पे पुट कवर करवाई और यही व्यू था कि हायर लेवल्स पे फिर सेल करूंगा या फिर लॉन्ग पुट लूंगा। आशीष, मैं अभी भी कहता हूं कि मैं इस पुट को होल्ड करूंगा और आई थिंक इस सेशन का एक सब्सटेंशियल पार्ट अभी इस पुट को होल्ड करूंगा। क्लोजिंग के वक्त आके अपनी अप्रोच देखूंगा बदलनी है कि नहीं बदलनी है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कल एक्सपायरी का सेशन है आशीष। लेकिन अभी इन दोनों पुट्स को होल्ड करने का मन है मेरा, क्योंकि कॉल राइटर्स ऊपर, चाहे वो 38,500 का हो, 38,400 का हो, 38,300 का हो, और चाहे यहाँ पे 18,000 का हो, 18,100 का हो या फिर 18,200 का हो, वो खड़े हुए हैं आशीष। तो ये हो गई आपके लिए बढ़िया सी रणनीति सेट। और ध्यान रखिएगा, ये हमारा स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। वैसे तो यूएस में कल अच्छा सेशन था, हमारी उम्मीद से ज्यादा तेजी, उम्मीद से मेरा मतलब जो हम डाइजेस्ट करके गए तो उससे ज्यादा अच्छी तेजी बनी थी। आज भी इंडिकेशन फ्यूचर्स के फ्लैट ही हैं, तो कल की तेजी इंटैक्ट रहेगी, कंसोलिडेशन का दिन होगा। सरदर्द बना हुआ है यूएस में इन्फ्लेशन, यूएस का ग्लोबली इन्फ्लेशन, वो डॉलर इंडेक्स। आज सुबह हम लोग चर्चा करें डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 96 के लेवल्स पर, 95 के बियॉन्ड तो वैसे ही कंफर्ट जोन के बाहर चला गया था और 96 के करीब पहुंच रहा था। अभी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, लेकिन अभी भी वही 95.9 के लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है। तो डॉलर इंडेक्स जो स्वेल कर रहा है, ये बढ़ते बाजारों के लिए दिक्कत वाली बात है। ये दिखा रहा है जो डेप्थ वाले मार्केट्स हैं, वो करेंसी के, वो बॉन्ड के, वो थोड़ा सा फेड के अगले मूव से पहले रिएक्ट कर रहे हैं। इक्विटीज अब तक थोड़ा सा अछूती है क्योंकि लिक्विडिटी स्ट्रांग है, लेकिन अंडर करंट थोड़ी सी इश्यूज हैं और शायद इसीलिए भी सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। और एफआईएस की रेंटलेस सेलिंग तो खैर हमारे इक्विटी मार्केट्स में, एटलीस्ट कैश मार्केट में कंटिन्यू होती हुई। लेकिन चलिए फ्लोर खोला जाए, वीरू से बातचीत हो गई, बाकी एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, एक एक करके सबसे बातचीत कर लेंगे। सबसे पहले राहुल शर्मा साहब के पास जा रहा हूं। राहुल जी, आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हो मार्केट्स को इस समय, और इस समय का सबसे बढ़िया पिक कौन सा है आपका? जी देखिए, जहां तक निफ्टी का सवाल है, 17,900 18,000 की रेंज में यहाँ पर मेरे हिसाब से निफ्टी संघर्ष कर रहा है। मेरे हिसाब से प्रीमियम डीके वाला यहाँ पर सेटअप है, माहौल है, जहां पर निफ्टी ज्यादा कुछ मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए और 17,900 अगर ब्रेक होता है तो फ्रेश बेरिशनेस के संकेत बनेंगे। तो फिलहाल निफ्टी पे कोई एक्शनेबल ट्रेड नहीं है, लेकिन जहां तक देखिए आज फ्रेश ट्रेड लेने की बात आती है, यहाँ पर वेदांता में सेटअप काफी बढ़िया लगता है। वेदांता ने लगातार पिछले काफी दिनों से स्ट्रेंथ बनाई हुई है ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस होने के बावजूद, और मुझे लगता है कि यहाँ पर 350 360 के लेवल्स लगाने के लिए स्टॉक बिल्कुल तैयार है। 329 के स्टॉप लॉस से इसे बाय कीजिए कैश के हिसाब से। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर 350 360 का लेवल बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ओवरऑल मेटल पैक में वीकनेस जरूर है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव पोजिशनिंग जो है वेदांता की काफी स्ट्रॉन्ग है। कल के सेशन में काफी अच्छी डिलीवरी क्वांटिटी भी देखने को मिली थी और स्टॉक ने एक तरह से ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 10 दिन के सेशंस के कंसोलिडेशन का। और मुझे लगता है कि यहाँ पर और एक फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है जैसे स्टॉक 340 का लेवल क्रॉस करता है। मेटल्स हेडलाइन में मेंशन थे कि थोड़ा सा प्रेशर ईज ऑफ हो रहा है। आज कुछ मेटल्स बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए पहली पिक आ गई मेटल की, वेदांता। खरीदारी करने के मौके 329 के स्टॉप के साथ 50-60 यानी कि 350-360 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। तो ये वो पहला ट्रेड आता हुआ
गावा सर को स्क्रीन पे दिखाइए। गावा सर, आजकल आप मुलाकात नहीं हो रही आपसे मेरी, क्या मूड है बाजार का? कुछ ट्रेड वेड लिया आपने क्या? हाँ, एक ट्रेड लिया, सुबह निकल गया। अब दूसरा ट्रेड लेने का दिल है, लूंगा शायद। नहीं तो सुबह क्या तेजी वाला नीचे से तेजी करी थी या ऊपर से मंदी करी थी, क्या किया था? तेजी तेजी तेजी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि 17,900 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है आज का लो। अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो आज ही आनी है ना, कल थोड़ी आएगी। कल तो फंस जाएंगे जो शॉर्ट कवर नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग की जगह, परसों तो छुट्टी है, तो शॉर्ट कवरिंग की जगह तो आज जो भी नजर आ रहा है शॉर्ट कवरिंग नजर आ रहा है। तो बाइंग नहीं, शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग और बढ़ सकती है, अगर ऐसा कुछ होगा तो 18,100 पॉसिबल है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी जो सपोर्ट है, आज का जो लो है करीब करीब उसके आसपास है, 38,000 के आसपास। तो मुझे लगता है अगर वहां मौका मिलता है, गिरावट आती है, तो वहां पर फिर एक रिस्क तो रहता है, लेकिन कॉल ऑप्शंस के जरिए घर ले आना चाहिए लो लेवल्स पर। तो 38,000 के आसपास, तो अगर वो वीकनेस आती है, क्रीप इन करती है, दिन के लोस की तरफ बाजार बढ़ता है, तब बाबा जी के कंफर्ट जोन में आएगा और तब एक शायद लॉन्ग इनिशिएट करने का मन बने एक्सपेक्टेशंस में कि कल की एक्सपायरी से पहले वो कवरिंग के मूव्स को इन कैश किया जाए। गावा सर, इस समय का स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कौन सा है? टेक महिंद्रा। हाँ, टेक महिंद्रा मुझे अच्छा लगता है, इसका स्ट्रक्चर बढ़िया है, अप मूव ऑन है और 1600 का स्टॉप लगाना चाहिए बस। 1650 देखेंगे आप टेक महिंद्रा में। ओके, तो टेक महिंद्रा में खरीदारी। टेक महिंद्रा दिन के हाई पे समय ट्रेड करता हुआ 1.5% के अप मूव्स के साथ, और गाबा सर कह रहे हैं अभी भी यहां पे खरीदारी करी जा सकती है। 1600 का स्टॉप, 1650 के टारगेट्स के लिए करिए अप्रोच। कविता, कहां नजर आपकी है, कौन सा स्टॉक पकड़ा? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, स्टॉक जो अभी नजर में है वो बेसिकली फॉर द स्विंग ट्रेड है, आई शुड मेक इट वेरी क्लियर। सो पावर ग्रिड में एक अच्छा हम सेटअप देख रहे हैं, वेदर आप अगर वीकली चार्ट या इसका डेली चार्ट सेटअप देखें। वीकली चार्ट सेटअप में इसने अपने आप अभी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। वहीं लीडिंग लेगिंग इंडिकेटर्स काफी कंफर्टेबली प्लेस्ड है और फर्दर स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहे हैं। सो 191.85 की फिलहाल लेवल है। मुझे लगता है एज अ स्विंग ट्रेड 2 या 3 दिन का नजरिया रखें तो 197, 198 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। वेरएस कुछ हफ्ते, 1 या 2 हफ्ते का नजरिया रखें तो मुझे लगता है 204, 205 के टारगेट्स के लिए पावर ग्रिड में पोजीशन बनानी चाहिए। जहां इंट्राडे के लिहाज से, अगर इंट्राडे तो आई नॉट से बाय एट डिप्स की आप अप्रोच रखें, 188 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और पोजीशन को कैरी करना चाहिए एज अ स्विंग ट्रेड फॉर द लेवल ऑफ 204 एंड 205। पावर ग्रिड आज सुबह से आप देखिए, पावर स्पेस जहां जहां इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे स्ट्रेंथ है। हमने सुबह सुबह टाटा पावर का ट्रेड लिया था, उसके बाद आरईसी भी बात हुई थी, एनटीपीसी बात हुई थी, पावर ग्रिड इस वक्त आपका ट्रेड है। और एक काम करिए, अब लेके आइए एक स्टॉक मिड कैप आईटी का बिरला सॉफ्ट। आज सुबह सुबह मयूरेश जी की सीएनबीसी आवाज पे ये कॉल थी, क्या क्या गजब कॉल थी। अगर आप देखें 476.95। मैं कुछ देर में आपको कुछ आपके स्टेट्स दूंगा, लेकिन आपकी स्क्रीन पर बस स्टॉक रख रहा हूँ। तो आईटी, टेक महिंद्रा, निफ्टी आईटी और बिरला सॉफ्ट 476 अपने करियर के अब तक के सर्वोच्च तौर पर। राजेश सतपुते जी, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल वीरेन जी, और ये बिरला सॉफ्ट का आपने जिक्र किया, बिरला सॉफ्ट मुझे याद है हमने परसों के दिन इस पे बाय लिया था, तो ऑलमोस्ट सब टारगेट्स यहाँ पे हिट हुए हैं। देखिए, मेरा जो कन्विक्शन कॉल है वो रहेगा एशियन पेंट। अगर आप एशियन पेंट का चार्ट देखें तो आज यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखता है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, काउंटर्स थोड़ा सा लगाड़ है, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि ये 3,300, 3,320 तक जाएगा वीरेन जी। तो कहीं ना कहीं लगता है एशियन पेंट जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 3200 का और टारगेट आप लेके चले 3,300 का। ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेड करना है तो 3,250 यानी एटीएम कॉल ऑप्शन करीबन 37 रुपीज पे मिल रहा है, जिसे आप बाय करें। स्टॉप लॉस आपको रखना है करीबन 25 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है वो करीबन 65 का दिखता है। तो एशियन पेंट ये मेरा बाय कॉल रहेगा। ओके, एशियन पेंट्स आपकी बाय कॉल रहेगी। और याद रखिएगा, मैं बिरला सॉफ्ट का जिक्र इसलिए भी कर रहा था, यहाँ पे जो डेटा है उसके मुताबिक इसकी जाके प्लीज 450 की 460 की कॉल ऑप्शन रखिएगा स्क्रीन पे। ह्यूज ओआई रीशन है और हमारा पैनल आईटी पे झुकाव इसलिए रख रहा है। देखिए, अभी हम आशीष और में बात कर रहे थे कि निफ्टी थोड़ा सा कमजोर है, निफ्टी बैंक ज़्यादा कमजोर है। पिछले आप 10 मिनटों का चार्ट देखिए, क्या कोलैप्स हुआ है निफ्टी। लेकिन निफ्टी बैंक, लेकिन निफ्टी को
स्ट्रेंथ अगर कोई दे रहा है, इसका डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसको कोलैप्स होने से बचा रहा है, तो वो है इस वक्त आईटी और सिर्फ आईटी। गौरांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आईटी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्ट करता हुआ बाजार का डाउनसाइड, और आपकी अप्रोच मार्केट्स पे क्या है और आप एग्जैक्टली क्या चीज कर रहे हैं गौरांग से इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो निरंतर काफी समय से आईटी क्षेत्र बाजार को संभाले हुआ है, और आने वाले काफी समय तक मेरे ख्याल से आईटी इसी तरीके से सहारा देता रहेगा। नतीजों को लेकर के उत्सुकता काफी है। तीसरी और चौथी तिमाही के नतीजे बेहतर आने के लिए वही हमारा अनुमान भी है, और उसी अनुमान को ध्यान में रखते हुए और तर्क को ध्यान में रखते हुए हमने, अगर एक आईटी क्षेत्र का शेयर आपको चुनना है तो सबसे सक्षम और मजबूत और आने वाले नतीजे बहुत ही बेहतर आएंगे, ऐसी धारणा लगाते हुए टेक महिंद्रा मुझे काफी अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से 1630 का इसका सर्वोच्चम स्तर था, उसी के आसपास कामकाज कर रहा है, 1622 के आसपास, 1625 के आसपास। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी बहुत मध्यम अवधि का अगर आपका नजरिया है तो 1850-1900 तक के लक्ष्य बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। तो 1800 से 1900 तक के लक्ष्य अगर आप देखें तो 1900 तक के लक्ष्य अगर आप देखें आ सकते हैं। इस बीच आप एक बार जरा एक प्रेशर पॉइंट लेके आइए निफ्टी के लिए, और वो है रिलायंस। रिलायंस याद रखिएगा, मैं जो भी बातचीत कर रहा हूँ वो इस वक्त आंकड़ों के आधार पे कर रहा हूँ, और इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, याद रखिएगा। रिलायंस इस वक्त अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप करता हुआ, और इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए इस स्लिप को? राहुल जी, आज सुबह सुबह मैं इनफैक्ट यही बात कर रहा था कि रिलायंस की 2500 की पुट एक साइजेबल ओआई होल्ड करती थी, और अभी बिलो 2500 एंड बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप रिलायंस को कैसे अप्रोच करेंगे, और ये जोन का टूटना कितना डाउनसाइड रिलायंस के लिए खोल सकता है? लॉन्ग ट्रेडर इसको कैसे सिक्योर करें पुट्स के थ्रू, और आपकी अप्रोच रिलायंस पे क्या होगी? जी हाँ, देखिए रिलायंस ने इम्पोर्टेंट सपोर्ट आज के सेशन में जरूर तोड़ा है। 2500 का सपोर्ट था और साथ ही में 50 दिन का मूविंग एवरेज भी था। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको जो बायसनेस है, जो सेटअप है, वो कोई डाउट नहीं है कि बेरिश है। एक इमीडिएट बेसिस पर एक छोटा लेवल जरूर है 2450 का, 2455 का। आई थिंक वो ब्रेक होता है तो और एक्सीलरेटेड सेलिंग दिखेगी हमें। देखिए हाईएस्ट जो पुट राइटर का ओपन इंटरेस्ट है वो एज ऑफ नाउ मुझे 2400 पे दिखाई दे रहा है। आई थिंक 2400 तक यहाँ पर जगह ओपन है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली 2455 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, या फिर आपको अगर शॉर्ट करना है तो 2500 का लेवल लगाकर शॉर्ट कीजिए 2400 के टारगेट के लिए। पूरे लास्ट 3 सेशन में आई थिंक रिलायंस ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया निफ्टी को नीचे ड्रैग करने में, और अगर 2455 का लेवल अगर टूटता है तो मेरे ख्याल से वीकनेस यहाँ पर एक्सेलरेट होते हुए दिखेगी। रेड्डी साहब स्क्रीन पे 2 स्टॉक्स लेकर आइएगा। मेरे ख्याल तो एक में तो बीएमएल में तो अच्छा मूव ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीएमएल। दरअसल तुहिनकांत पांडे साहब जो दीपम के सेक्रेटरी, उनके कुछ स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक तो एयर इंडिया को लेकर कह रहे हैं कि दिसंबर तक हैंडओवर कर दिया जाएगा एयर इंडिया नए बायर को, यानी कि इस केस में टाटास को। बीपीसीएल स्टॉक दिखाइएगा, ड्यू डिलिजेंस स्टेज पे पहुंच चुका है, वो जो स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल है, और इस साल दिसंबर जनवरी तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीपीसीएल की फाइनेंशियल बिड्स आ जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो स्टॉक इस समय हरकत में आता हो शायद आपको नजर आए, और साथ में बीईएमएल, इन दोनों के लिए वो कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक शायद वो प्रक्रिया आगे तूल पकड़ती हुई नजर आएगी, और यही शायद रीजन है बीईएमएल का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर ये देखिए बढ़िया मूव बन रहा है, 0.3% का उछाल 1650 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। तो ये सब स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल वाले कैंडिडेट्स हैं, बीएमएल, एससीआई, बीपीसीएल, जिसको लेकर तुहिनकांत पांडे साहब के स्टेटमेंट्स आते हुए। सतपति साहब जरा देखिएगा, बीईएमएल और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी साहब का बयान है, उस पर रिएक्ट कर रहे हैं दोनों स्टॉक्स। बयान है, यहाँ पे एक स्पाइक मिला है, और मुझे लगता है आशीष जी जैसे यह पैटर्न पैन आउट हो रहा है
तो BEML अगर आप देखें तो मुझे लगता है 1700-1710 तक का मूव है, एक चैनल में है, लोअर लेवल टेस्ट करके ये रिकवरी है, तो 1700-1710 ये इसका टारगेट दिखता है BEML का, और मुझे लगता है कि यहाँ से मूव अच्छा मिलेगा, प्रोबेबली एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1620 का। शिपिंग की अगर बात करें तो 132 पे ये ट्रेड हो रहा है, यहाँ से एक रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, एक स्लाइटली ब्रेकडाउन है, तो ये 135 के आसपास का ज्यादा से ज्यादा मूव आ सकता है। तो दो में से एक चुनना है तो सामने जो बढ़िया लगता है वो है BEML। चुनना क्यों है? अगर अच्छा दो कंपैरेटिवली अच्छा लगता है कि वाकई अच्छा लग रहा है? नहीं, कंपैरेटिवली अगर दोनों देखें मूव वाइज एंड चार्ट वाइज तो BEML का चार्ट ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। और स्टैंड अलोन बेसिस पे BEML इतना प्रॉमिसिंग नहीं है कि बाय इनिशिएट करूं? नहीं, वैसा नहीं, स्टैंड अलोन बेसिस पे पोजिशनली तो बढ़िया है, ये अपने ऑल टाइम हाई पे मेंटेन हो रहा था। तो मुझे लगता है अगर चार्टिकली अगर आप देखें, यानी अगर आप पोजिशनली की बात करें तो मुझे तो ये बहुत बढ़िया लगता है। तो प्रोबेबली मुझे लगता है 1800 प्लस का टारगेट अनफोल्ड हो रहा है। तो फिलहाल तो मैंने सिर्फ मूव की बात की कि ये मूव यहाँ से कहां तक जा सकता है, लेकिन चार्टिकली अगर आप वीकली चार्ट पे चले जाते हो तो ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। तो इन दैट केस 1800 प्लस का टारगेट दिखा रहा है पोजिशनली। ठीक है। और BPCL का इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा। सबसे ज्यादा इंतजार तो इसी के स्ट्रेटेजिक डाइवर्समेंट का है, लेकिन बड़ी कंपनी, समय लगेगा। ठीक है, फाइनेंशियल बिड्स साल के एंड तक शायद होपफुली आती हुई नजर आए, लो से कुछ रिकवरी, लेकिन फिर भी 1% के दबाव के साथ BPCL का स्टॉक कामकाज करता है। इंट्राडे चार्ट दिखाइए, 1 महीने की नहीं, इंट्राडे चार्ट। तो लो से कुछ रिकवरी आती हुई, लेकिन प्रेशर माउंट है, अभी भी है, दबाव के साथ ही ट्रेड हो रहा है। गौरांग सर से जानूं, गौरांग सर, ये BPCL का डाइवेस्टमेंट होगा, कोई खरीदने आएगा तो बिना क्लैरिटी के तो खरीदने आएगा नहीं कि सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी पेट्रोल पंप प्राइसेस में, है ना? बिना उस क्लैरिटी के तो कैसे मैं माल खरीद लूं BPCL का? और क्लैरिटी आई तो फिर तो IOC, HPCL भी छा जाएंगे, ऐसा होगा क्या? ऐसा हो तो जाए और वो समय और तारीख आ तो जाए। आशीष, कब से सुन रहे हैं हम, इस तरीके से होगा, उस तरीके से होगा, इस मूल्यांकन पर होगा, इस तरीके से विभाजन होकर के होगा, लेकिन गति मेरे ख्याल से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के तरफ से ये जो विनिवेश की योजना है, ज्यादातर जो भी सरकारी कंपनियों में इनका हिस्सा है, खास करके ये जो नाम हम सुन रहे हैं, तो पहले तो डिस्क्लोजर दे दे कि तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर हमारी खरीदारी की राय है। ये विनिवेश के आधार पर नहीं है, बुनियादी तर्क के आधार पर है। और जिस प्रकार से भी होगा, मेरे ख्याल से जब भी होगा तो रुझान, मैं उम्मीद करता हूं, बेहतर के लिए होगा, और कंपनी के लिए, कर्मचारियों के लिए और शेयर धारकों के लिए एक फायदेमंद सौदा हो, ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूं। लेकिन उस समय, तारीख और मूल्यांकन का मुझे इंतजार है। ठीक है, और फिर इन डेवलपमेंट्स पे इनको ट्रेड की तरह इनिशिएट किया कीजिए। खबर के साथ फिर थोड़े दिन ठंडी पड़ती है, खबर नहीं आती, स्टॉक फिजल आउट भी हो जाते हैं। लेकिन गौरांग सर, तीनों में कवरेज है, तीनों पसंद आती है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, सबसे प्रेफर्ड बेट कौन सा है? आवाज कट गई आपकी। BPCL बोले आप? जी हाँ, बिल्कुल, BPCL। ओके, सबसे प्रेफर्ड बेट फिर BPCL ही है, जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो ठीक है, ये हो गई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात। गौरांग सर, वो वीरू ने पूछ लिया IT सेक्टर के बारे में आपसे, वो उस समय पिक्स लेने का मन था, आप लोग क्या खरीद रहे हो जियोजीत में इस समय? आप IT क्षेत्र की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। मैं तो ओवरऑल कुछ भी जो पसंद आ रहा है, क्या खरीद रहे हो आप? सूची बहुत लंबी है आशीष, लेकिन हाँ, वित्तीय क्षेत्र में हमें एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ज्यादा पसंद आता है। NBFCs में हमें M&M फाइनेंशियल्स और बजाज फाइनेंस पर हम जोर दे रहे हैं। ऑटो क्षेत्र में हमने हमारे बहुत ही अजीज मित्र और आपके सहयोगी शैल जी से बात कर रहे थे 2 दिन से, तो पहले टाटा मोटर का सुझाव किया था, उसके बाद हमने M&M का सुझाव दिया है। और अगर मुझे FMCG क्षेत्र में ढूंढना होगा तो मैं HUL और टाटा कंज्यूमर को ज्यादा अहमियत दूंगा। सब कुछ खरीदारी चल रही है आप लोगों की, तो ये बाजार जिन लेवल्स पे, ये फेड का मूव, ये RBI का मूव, लोग कह रहे हैं ब्याज दरें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन कंसर्न बना हुआ है, वो टाइट टर्न होगी, ये सबसे घबरा नहीं रहे आप लोग? खरीदारी कर रहे हो अभी भी? घबरा गए तो शेयर बाजार में आने की जरूरत नहीं आशीष भाई। ये ऐसा तो नहीं पुराना बुक करके नया माल ले रहे हो?
और जब गोरे खरीदने आएंगे ना तब उनको हम माल बेचेंगे। वो आ कब रहे हैं, बात हुई क्या? वो बहुत दिनों से माल हमारे यहाँ तो बेचे चले जा रहे हैं। बेचने दीजिए, उनकी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन वो बहुत कर चुके हैं। तो भैया डटे रहने का है, घबराने का नहीं है इस बाजार में। लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव बेट्स हैं हिंदुस्तान में। आपको बढ़िया स्टॉक्स हाईलाइट कर देगा जो फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आते हैं। एक्सिस और आईसीआईसीआई जैसे बैंकिंग स्टॉक्स, एमएनएम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस जैसे, एनबीएफसी, टाटा मोटर्स, एमएनएम जैसी ऑटो कंपनीज, और एचयूएल और मेरे ख्याल से टाटा कंज्यूमर बोला था एफएमसीजी स्पेस में। ये सब बहुत प्रिफर्ड बेट्स हैं, इनको एक्यूमुलेट करते रहिए और घबराने की जरूरत नहीं है। वीरू है ना, घबराना नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। जी हाँ, जब पैसा आपके पास है और उधारी का नहीं है तो लॉन्ग टर्म में दिक्कत क्या है। खैर, अब आइए आप कुछ इंट्राडे ट्रेड्स पर। राहुल जी, जरा एक बार आप कोफोर्ज को देखिए, 58.30 एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का अगर आप देखें ब्रेकआउट। फ्यूचर्स में खेलेंगे आप इसको या फिर मैं आपको एक विकल्प देता हूं, हमें स्पेशली इंट्राडे ट्रेड और पॉसिबली अगर आप देखें एक स्विंग ट्रेड है। इसकी 5900 की कॉल 127.85 पे ट्रेड करती हुई, आपका टेक इस कॉल ऑप्शन पे क्या होगा, या फ्यूचर्स या फिर कॉल ऑप्शन? देखिए, मेरे ख्याल से लिक्विडिटी है, आज सुबह से इसकी कॉल ये जो घूम रही है करीब करीब 110 से 130 के बीच में घूम रही है, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इसने। आपका 5836 पर इस स्टॉक पे टेक, डॉक्टर साहब प्लीज प्रीमियम रखिएगा, 130 पर ये कॉल ट्रेड करते हुए बताइए क्या पिक करेंगे आप, फ्यूचर्स या फिर ऑप्शन, इस राउंडिंग टॉप को खेलने के लिए, बॉटम को खेलने के लिए, माफ कीजिएगा। जी, आई थिंक इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, बिकॉज आवरली चार्ट्स पे मैं इसका देख रहा था और प्राइस प्रेडिक्शन तकरीबन 5920 5930 तक का आता है। तो आई थिंक जो 5900 की कॉल ऑप्शन है 130 रुपए में बाय करके चलनी चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 110 का, और मुझे लगता है 150 160 तक के लेवल इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो प्योरली मोमेंटम को प्लेड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन लेना सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। कोफोर्ज मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव के बाद से बहुत हरकत में आ चुका है स्टॉक, और ये रणनीति कोफोर्ज के स्टॉक पे आती हुई दरअसल विदेश में लिस्टिंग की तैयारी होती हुई कर रहे हैं, ऐसी खबर है। अपोलो हॉस्पिटल्स और अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ आज हुआ क्या, पूरी ये हेल्थ केयर एज अ स्पेस आउट परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अपोलो ने तो गजब कर दिया, 12% का अपमूव, 57-5800 के जोन्स पर इस समय कामकाज होता हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग चाल। और बाकियों का खैर रब ऑफ, सेक्टर लीडर जब मूव कर रहा है तो उसका रब ऑफ आपको अक्रॉस सेक्टर नजर आएगा। गौरांग सर, अपोलो में आज हुआ क्या अचानक, इस तरह की बाइंग क्यों? और इस स्टॉक ने, वैसे डॉक्टर साहब लंबा चार्ट हो 1 साल के बियॉन्ड का तो वो भी दिखाइएगा, कहां से स्टॉक चला और कहां पहुंच गया है, देखने लायक है। गौरांग सर, क्या व्यू है अपोलो हॉस्पिटल में एट 5500 प्लस लेवल्स? देखिए, नया निवेश अगर आप हमें पूछे इस स्तर पर करना है कि नहीं, तो उसका मेरी समझ में आपको थोड़ा बहुत इंतजार करना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल में। लेकिन मुझे याद है, आप जिन गोरों की बात कर रहे थे, यही गोरे 1400-1500 पर कुछ रिपोर्ट निकाली थी मेरे ख्याल से, जो महंगा लग रहा था, पर 1000 का नीचे का दाम दिखाया था इन्होंने। 1000 का तो भाव तोड़ा नहीं और आज 5500 के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से नतीजे बेहद शानदार थे आशीष, और जिस तरीके से इनकी योजनाएं हैं, विस्तार योजनाएं खास करके, उसको देख करके हम काफी उत्साहित हैं। और हमारी सोच ये कहती है कि इनके पास जो एक फार्मेसी, अपोलो फार्मेसी करके, अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है, ये हमारा एक अनुमान है कि वो फार्मेसी कारोबार को अगर अलग रूप में लिस्ट करते हैं तो वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना पूर्ण रूप से बन सकती है। अगर पुराना निवेश है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं निश्चिंत होकर के, लेकिन नए निवेश के लिए थोड़ा इंतजार करें। भाई अपोलो हॉस्पिटल का मूव सॉलिड है, और गोरों की रिपोर्ट शायद रॉन्ग का रीजन ये होगा कि गोरो घुसना चाहते हो स्टॉक में उस लेवल्स पे, इसीलिए इस तरह की रिपोर्ट्स आई होंगी उस समय और एंट्री करी होगी। गजब का मूव आया। इस बीच चंदन को स्क्रीन पे दिखाइएगा, रेडी हो रहे हैं। पता नहीं कितने महीनों, भाई चंदन जब रेडी हो जाएंगे तो उनसे ही जानूंगा कितने महीनों बाद या कितने सालों बाद वापस पहुंचे स्टूडियो में। रेडी हो गए क्या चंदन? अच्छा, इस बीच चंदन जब तो रेडी हो, एक काम करिएगा, अपोलो हॉस्पिटल में जरा गाबा सर को दिखाइए चार्ट। गाबा सर, अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट चेक करके बताइए। फंडामेंटली तो सही कह रहे हैं गौरांग, इस समय फ्रेश एडिशंस का मन नहीं हो सकता। चार्टिकली कैसा स्टैकअप कर रहा है ये स्टॉक? वीक नहीं है चार्ट,
स्टार्ट थोड़ा स्ट्रेच है बस। अगर किसी को लेना है तो 5000 का स्टॉप लगाना पड़ेगा, पर ले सकते हैं, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा क्योंकि न्यू हाई जोन पर है, रेसिस्टेंस तो है नहीं, सप्लाई तो है नहीं। तो मेरे ख्याल से यस इट्स अ गुड स्टॉक, होल्ड करने लायक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। मौका मिले तो डिप्स में खरीदारी का मौका रहेगा। लेकिन थोड़ा स्ट्रेच हो चुका मतलब बहुत ज्यादा एकदम से तेजी आ गई तो खिंच गया है, लेकिन कोई वीकनेस के संकेत नहीं है। 5700 चला गया सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में। हाँ, तो थोड़ा स्ट्रेच ही हो गया ना। अब जब आदमी दौड़ता है तो थोड़ा रुकता है, सांस लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दौड़ नहीं सकता, और एक दौड़ सकता है स्प्रिंट में। 100 मीटर का 150 मीटर 200 मीटर भी हो जाता है, लेकिन सांस तो आखिर थकेगा ना। ठीक है, तो काफी भाग जाता है तो फिर सांस लेने, वैसे डिपेंड करता है कौन भाग रहा है। मैं भागता हूं तो मुझे सांस लेने की जरूरत होती है हर 10-10 मिनट, 2-2 मिनट में। एक शिवानी गरत है डायरेक्टर गाबा सर हमारी टीम में, वो भागना शुरू करती हैं तो रात तक दिन तक भागती ही रहती हैं, उन्हें रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डिपेंड करता है भाग कौन रहा है। हाँ, वो मैराथन भागती है, मैराथन करती है। हाँ, शिवानी गरत तो मैंने सुना है वो 48 घंटे भागती रही है एक बार। तो डिपेंड करता है भाग कौन रहा है। लेकिन तो चंदन जुड़ चुके हैं और चंदन स्टूडियोज में आते हुए। चंदन लास्ट याद है कब आए थे आप? आशीष जी 2 साल हुए। 2 साल बाद मुलाकात हो रही है, तो मुलाकात करके काफी अच्छा लग रहा है। हाँ। और स्टूडियो में देखिए CNBC आवाज एक परिवार है हमारा, और अंदर आने का मन नहीं कर रहा था। नाइजल मिला, मंगलम मिला, शैलजी बाहर मिले, तो ऐसा लग रहा है कि फैमिली से वापस मिल रहा हूँ। हाँ, मुझे बताया गया चंदन आ गए अभी। मैंने कहा अच्छा आ रहे हैं, बुलाइए तो चला भारी है, मुलाकात चल रही है उनकी, तो काफी अच्छा लग रहा है। हाँ। और बिल्कुल ओपन अप थीम का एक क्लियर साइन है, और बाजार जो कंसोलिडेट ले रहा है शायद इस ओपन अप थीम को ही आगे एक ट्रिगर बना के चलता हुआ नजर आए। और आशीष जी आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी सालों बाद मिल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया चंदन। बिल्कुल। क्या अच्छा अब परमानेंटली बैक या टू एंड फ्रो चल रहा है बीकानेर और इसके बीच में? देखिए परमानेंटली मुंबई तो है, बट अब बीच बीच में जा सकते हैं घर वालों से मिलने के लिए, क्योंकि कोविड ने ये तो सिखाया है। हाँ। तो डिजिटलाइजेशन का जो रियल मीनिंग है ना, वो कोविड ने हमें सिखाया है कि कैसे घर बैठे भी आप कोई दिक्कत नहीं है, घर से काम करने में अच्छे से काम कर सकते हैं। इवन ऑफिस में रहते हो तो थोड़ा सा लोगों से ज्यादा मिलना जुलना रहता है, इधर वॉक हाँ, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। मैं आपको बताऊं पिछले 1.5 साल में जब होम टाउन में काम कर रहा था, मैं हार्डली 2-3 मिनट से ज्यादा खाने का ब्रेक नहीं लेता था, लंच का ब्रेक। और यहाँ हम 15 से 20-25 मिनट पूरी टीम के साथ खाना खाने जाते हैं। ये बात, और पता है आप सिस्टम से हटो तो पता नहीं क्या मैसेज आ गया, क्या काम आ गया, तो हटते नहीं हो सिस्टम से। बिल्कुल। ऑफिस में एक लिबर्टी होती है कि आप पता है सबको काम कर रहे हैं, इधर-उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आशीष जी हम और आप तो ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं कि जैसा माहौल मिले उसको एंजॉय कर लेते हैं। घर पे हो तो घर के माहौल में एंजॉय कर रहे थे, ज्यादा काम करके और घर वालों के साथ में रह के। अब यहाँ पे है तो सब साथियों के साथ मिलके काम को एंजॉय करेंगे। बट एम जो एक है कि जो व्यूअर्स है उनको पैसा बनना चाहिए, जो क्लाइंट्स है उनको पैसा बनना चाहिए, उस एम पे हम अडिग हैं। अच्छा, आपने कंसोलिडेशन और ओपनिंग अप थीम का शायद बाजार को फायदा मिलेगा, इसका मतलब इंडिकेशन ये है कि कंसोलिडेशन से हम निकलेंगे इवेंचुअली। क्या मार्केट्स पे व्यू क्या बन रहा है? देखिए थोड़ा सा बाजार और दायरेबंद कामकाज करेगा, बट अच्छी बात यह है कि जो भी संकेत है उसके बावजूद हम गिर नहीं रहे। आप देखोगे पिछले 12 दिनों से निफ्टी बार 18,000 के आसपास घूम रहा है, 18,000 से 200 पॉइंट नीचे, 18,000 से 100 पॉइंट नीचे। तो बाजार चलने के बाद जितना अच्छा कंसोलिडेट होता है उतना ही वहां पे पॉजिटिव ट्रेंड सेटअप बता रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि 17,777 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। थोड़ा 2-4-5 दिन लगा सकते हैं, बट उसके बाद धीरे यहाँ पे ओपन अप थीम वर्क करेगी और बाजार में नए ट्रिगर मिलेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि इंडेक्स कुछ दिन इस रेंज में रह सकता है, बट सेलेक्टिव ऑटो काउंटर, गोल्ड कंपनीज या फिर आपके एयरलाइंस कंपनीज, ये सब में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो बाजार कंसोलिडेशन, दायरेबंद ट्रेड होगा, मुझे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को कैप्चर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई स्टॉक है क्या? देखिए सबसे पहला फोकस तो मारुति और टाटा मोटर्स पे रहेगा। आशीष जी, जब हम सब एक मेट्रो सिटी में पहुंच चुके हैं तो ऑफिस से घर आने के लिए हमें 4 व्हीलर्स तो चाहिए। तो मारुति में काफी अच्छा ब्रेकआउट और मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और 2 दिन से ये ब्रेकआउट मोमेंटम हर किसी के जहन और नजर पे है। और आप देखोगे काफी अच्छा एक लॉन्ग बिल्टअप और वॉल्यूम्स का अट्रैक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो मारुति हमारे फोकस में है। 8,050 के सपोर्ट्स यहाँ पे कहीं ना कहीं 8,700 तक के अपसाइड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टाटा मोटर्स काफी अच्छा लग रहा है। टाटा मोटर्स में आप देखोगे लगभग 22 दिन का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। वीकली और डेली चार्ट में एक पोल एंड फ्लैग, टिपिकल जो एक बुलिश
पैटर्न होता है कैंडल स्टिक के हिसाब से, वो पैटर्न यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे भी लगभग 545 555 तक के अपसाइड मिलेंगे। तो मारुति, टाटा मोटर्स या फिर कुछ और दूसरे काउंटर, आरती इंडस्ट्री, इंडिगो, पीवीआर, इन सब पे हमारी नजर बनी हुई रहेगी। अरे वाह, तो टाटा मोटर्स की अभी भी चर्चा हो रही थी, टाटा मोटर्स को रडार पर रखें, मारुति जैसे स्टॉक को रडार पर रखें। ये सब स्टॉक्स बहुत अच्छा मूव दे रहे हैं और जिसके चलते अंडर परफॉर्मेंस आया था वो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। कहा जा रहा है, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि वो प्रॉब्लम काफी हद तक एड्रेस हो गई है, वो किल्लत जो थी काफी हद तक रिड्यूस हो रही है और इसीलिए ये पूरा सेक्टर रिजॉइस कर रहा है। इस पे गौरांग सर से आगे बातचीत भी करूंगा, लेकिन जरा इस समय खबर आपकी स्क्रीन पे आती हुई, लक्ष्मण को लेकर आइए स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब। प्रधानमंत्री जी वापस यूपी जाने वाले हैं और आत्मनिर्भर भारत को एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देने की तैयारी हो रही है, इस बार डिफेंस स्पेस के थ्रू। क्या डेवलपमेंट है, क्या तैयारी हो रही है, किस तरह का बूस्ट होगा, लक्ष्मण से समझ लिया जाए। लक्ष्मण, हाय, गुड आफ्टरनून, क्या पिकअप कर रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून। दरअसल प्रधानमंत्री जो है सो 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के दौरे पे जाएंगे और यहाँ पे करीब 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने वाले हैं या फिर इसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन तो सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो है आपको डिफेंस सेक्टर। यहाँ पे प्रधानमंत्री 19 नवंबर को झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन करेंगे और इसका मकसद ये है कि किस तरीके से डिफेंस सेक्टर में एक हम लोग आत्मनिर्भर बने। और इसमें 2-3 चीजें काफी महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान जो है वो सेना को, नौसेना को कई सारे हथियार, कई सारी तकनीक सौंपने वाले हैं। इसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो सेना को सौंपेंगे प्रधानमंत्री। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि काफी तकनीकी रूप से उन्नत है और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनाया है। तो पहला काम तो ये कि सेना को HAL की ओर से बनाया गया, डिजाइन किया गया, डेवलप किया गया लाइट हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सेना को सौंपा जाएगा। इसके अलावा नौसेना की बारी आएगी तो नौसेना के लिए वहां पे प्रधानमंत्री एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट वहां पे नौसेना को समर्पित करेंगे। और बता दूं कि ये भी घरेलू कंपनी ने बनाया है। ये कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL ने ये बनाया है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, वो नौसेना को प्रधानमंत्री सौंपेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां पे झांसी में ही यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। और ये जो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये 400 करोड़ रुपए का शुरुआती प्रोजेक्ट है और इसकी खासियत ये कि भारत डायनामिक्स जो है वो इस प्रोजेक्ट का करता धरता है, वो इस प्रोजेक्ट को अमल में ला रहा है। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन भी प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं जो निजी कंपनियों की ओर से बनाए गए हैं। इसमें सरकारी कंपनियों का भी सहयोग रहा है। तो ये खासियत है प्रधानमंत्री का इस दौरे का। जी तो यूपी का ये दौरा, और अगर आप देखें जितनी भी चरणबद्ध तरीके से लक्ष्मण जी ने खबर बताई, चाहे वो HAL की बात हो, चाहे अगर आप देखें नौसेना को दिए जाने वाले उपकरण हो, 3 स्टॉक्स का जिक्र किया लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। HAL लेके आइए, BEL लेके आइए और साथ ही साथ भारत डायनामिक्स लेके आइएगा। देखिए HAL के इस हेलीकॉप्टर के बारे में आप काफ़ी बार देख चुके होंगे और विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर देख चुके होंगे इस हेलीकॉप्टर के बारे में। ये नया नहीं है और आपकी स्क्रीन पर आप देखें, मैं कुछ देर में वो विजुअल्स लाने की कोशिश करूंगा। HAL के लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, हालांकि इस वक्त थोड़ा सा बाजार का मूड दूसरा है, थोड़ा डिफरेंट है। चंदन से ही बात करते हैं। चंदन, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपकी स्क्रीन पे करीब 1410 पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और अपने ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करता हुआ 1410। BEL की स्ट्रेंथ से आप और मैं वाकिफ ही हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। इस पर आपकी राय, 216 पर आपका टेक क्या होगा और साथ ही साथ HAL पर, दोनों ही स्टॉक्स पर आपका टेक? जी वीरू, सबसे पहले हम HAL की बात करें तो HAL का सेटअप काफ़ी पॉजिटिव है। जरूर आज हल्का सा डिप देखने को मिल रहा है बट वो ऐसा लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है। काउंटर का ऑलरेडी जो मोमेंटम है पिछले लगभग 10-11 दिनों से, वो एक पॉजिटिव हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है जहां पे हमने लगभग 1233 से लेके 1455 तक का मोमेंट देखा और आज जो डिप आया वापस से खरीदारी का मौका दे रहा है। रिट्रेसमेंट के जोन से काउंटर टर्न होता हुआ नजर आएगा तो कहीं ना कहीं 1385 के आसपास का सपोर्ट है और वापस कल के स्विंग आई 1456 निकाल के 1480 तक के अपसाइड दिखाना चाहिए। तो 1480 तक के अपसाइड के लिए आप HAL को इन खबरों के चलते चेस कर सकते हैं। और BEL की आपने बात की तो BEL देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव है। इस वीक में पिछले 3-4 दिनों में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है बट अच्छी बात यह है कि इस काउंटर में लगभग 209 से ब्रेकआउट हुआ था तो 209 अब एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा वापस 222-23 के अपसाइड के स्विंग के लिए।
याद रखिए बीईएल पे इस खबर का एक इम्पैक्ट आता हुआ स्टॉक अगर आप देखें अपनी इंट्राडे जोन से निकल के बाहर आता हुआ। और एचएल की बात हुई, एचएल देखिए अपनी करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, तो उस पर ज़्यादा बात हम कर भी नहीं सकते, ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है। भारत डायनेमिक्स पर नज़र रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये स्टॉक जो है वो अपनी लगभग समझ लीजिएगा कि अप्रैल 2018 से लेकर अब तक की पूरी ट्रैजेक्टरी को मल्टीपल टाइम हायर लेवल्स पे स्ट्राइक कर चुका है। तो एक लेवल पे मैं कुछ देर में इस पर टेक चेक लूंगा, नजर रखिएगा, और वो है करीब 425-430 की रेंज। मीनवाइल एक ट्रेड हमने लिया था कोफोर्ज का। राहुल जी जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा, जरा वो 5900 की कॉल को देखिएगा। 130 रुपए का वो प्रीमियम आपकी स्क्रीन पर जरा कितना आ गया है पहले चेक करते हैं। कोफोर्ज एट डे हाई 5904 अगर आप देखें फ्यूचर्स स्ट्राइक करते हुए, अब आ चुका है इसका प्रीमियम करीब 170 रुपए, 174 रुपए हो गया, तो करीब 35-40 रुपए का स्विंग आपको इस ऑप्शन में मिला है। बुक कर लें एक बार राहुल जी, क्या क्या कहते हैं, या फिर होल्ड करें? नहीं जी हाँ, बिल्कुल बुक करना चाहिए। देखिए डे ट्रेड था और परसेंटेज वाइज काफी बढ़िया रिटर्न है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बुक करके देना चाहिए। अगर वापस डिप वगैरह मिलेगा तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली बुक करें। बुक करिए, बाहर निकलिए। चलिए 20-40 रुपए इंट्राडे में मिलना कोई छोटी बात नहीं होती है। असित वरण पाती हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। अब असित नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका इस वक्त का यानी करीब 2:45 बजे का कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? थोड़ा देर हो गई आज असित को आने में, लेकिन आए तो सही। बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड असित। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मैं टेक महिंद्रा में लॉन्ग जाना चाहूंगा। आई थिंक 1618-19 का रेंज चल रहा है अभी। इफ यू कैन हैव अ स्टॉप लॉस अराउंड 1612 फॉर ए टारगेट ऑफ 1630-35 काइंड ऑफ थिंग, बट आईटी स्पेस अच्छा लग रहा है एंड टेक महिंद्रा में लॉन्ग जा सकते हैं। इसमें 1600 के जो स्ट्राइक प्राइस में इसमें कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि पोजिशनली टेक महिंद्रा डेफिनेटली बी गुड। टेक महिंद्रा आपको स्ट्रॉन्ग लगता हुआ 1621 पर अगर आप देखें तो ये ट्रेड कर रहा है, और आईटी में स्ट्रेंथ है। कोफोर्ज को हमने प्ले किया, अभी गौरांग ने भी अगर आप देखें टेक महिंद्रा पे ही अपना मत दिया। टेक महिंद्रा एक्सट्रीमली स्टॉक का स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में है इस वक्त। अच्छा, इस पे असित अगर मैं फ्यूचर्स पे रिस्क ना लेकर मैं ऑप्शंस में अगर राइड करना चाहूँ, तो आपको वो स्ट्राइक जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग लगती है इस अपसाइड को चेस करने के लिए, वो कौन सी है? वीरेन जी, टेक महिंद्रा इज लिटिल मतलब लो बीटा काउंटर, थोड़ा मूवमेंट थोड़ा स्लो रहता है, तो 1630 या 1620 का रहना बेटर रहेगा, क्योंकि इसका फ्यूचर में थोड़ा मूवमेंट रहेगा, तो ऑप्शन में शायद मूवमेंट ना आए। सो 1620 का कॉल ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 27-26 रेंज में। अभी 31 चल रहा है। आई थिंक वी कैन सी अराउंड 36-38 रेंज में, बट इट्स अ स्लो मूवर, सो मुझे नहीं लगता कि ऑप्शंस में इतना बड़ा आउट मिलेगा। बट अगर लेना है तो एट द मनी लेना चाहिए, ना कि आउट ऑफ द मनी। चलिए, तो टेक महिंद्रा में असित का झुकाव जो है याद रखिए वो ऑप्शंस की साइड नहीं है, और वो फ्यूचर्स के जरिए ही प्ले करना चाहेंगे इसको। निफ्टी लेके आइए एक बार आपकी स्क्रीन पर, अगर आप देखें करीब 17,960 एक बार फिर से डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास घूमता हुआ। हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी 18,005 पे। अब लेके आइए आप जरा बायोकॉन। याद रखिएगा बायोकॉन आज सुबह अगर आप देखें स्टॉक से न्यूज़ में भी शामिल था। इसकी सब्सिडी जो है वो यूएस में एक लॉन्च था। आप याद रखिएगा बायोकॉन ने इस बार 3 सेशन में जो किया वो बहुत सारे लोगों के अगर आप देखें कॉन्फिडेंस लेवल को शेक कर देगा, स्पेशली कॉल राइटर्स के और शॉर्ट होल्डर्स के। आपकी राय क्या होगी कविता जी इस स्टॉक पे? इस बार इसने बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच दिखाई है टुवर्ड्स 200 EMA। इसके वॉल्यूम्स इसके आप समझ लीजिएगा कि 1 नवंबर से लेकर अब तक के जो वॉल्यूम्स थे उसमें से अगर आप लास्ट 3 दिन के वॉल्यूम्स देखें तो इस 15 दिन के औसत वॉल्यूम का अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें 1.8 टाइम्स था। आपकी राय कविता जी, बायोकॉन अब किस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है? यस वीरेन जी, आप काफी कुछ ब्रीफ किए हैं कि ये टुवर्ड्स 200 डेज मूविंग एवरेज के काफी करीब है, दैट इज 382। और इसी टाइप के कुछ मूव्स इसने पहले भी दिखाए हैं विद समहाउ विद द सेम वॉल्यूम, बट जब तक इसने 200 डेज एवरेज को नहीं तोड़ा है वहां से हमने बार बार इस पर सेलिंग आते हुए देखी है। सो माय कॉन्फिडेंस लेवल जो इस पे बनेगा, अगर फ्रेश पोजीशंस कहीं लेनी है तो इधर ऑन द डिप्स कहीं सोचेंगे, या 382 के ऊपर जो ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं दे शुड मेंटेन द स्टॉप लॉस ऑफ लाइक अगर स्विंग ट्रेड के लिए लिए हैं तो दे शुड मेंटेन स्टॉप लॉस ऑफ 369 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें।
फ्रेश पोजीशन 200 डेज एवरेज तोड़ने के बाद ही बनानी चाहिए. दैट विल बी लाइक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है और कॉन्फिडेंस तभी आता हुआ दिखेगा. जी हाँ, चलिए ये तो ही बायोकॉन पर टिप्पणी, लेकिन इस बीच अगर आप देखें ऑटो सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आती हुई यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आप देखें, और देखिए ऑटो के लिए सबसे बड़ा अगर आप देखें इशू था यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का इशू, और यहाँ पे खबर आ रही है कि सेमीकंडक्टर की सप्लाई काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस सप्लाई को बढ़ाने के लिए अगर आप देखें हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण खबर और इकोनॉमिक सेक्रेटरी का बयान है यहाँ पे। सेमीकंडक्टर सप्लाई की कमी जो है वो चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उसको हर हालत में अगर आप देखें सप्लाई को है वो रिस्टोर किया जाएगा। महत्वपूर्ण अगर आप देखें ये खबर, आज सुबह आपने M&M का अगर आप देखें वक्तव्य सुना भी होगा, और PLI स्कीम से सप्लाई बढ़ाने की उम्मीद जताई है उन्होंने कि PLI स्कीम से अगर आप देखें इसको एक पुश मिलेगा इसकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। आपकी स्क्रीन पर आप देखें M&M डे हाई पर आकर ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा ऑटो एक तो अगर आप देखें सप्लाई वो ये जो कोविड के चलते अगर आप देखें डिमांड कंसर्न था, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न था अगर आप देखें डिमांड को छोड़ के वो था सेमीकंडक्टर की सप्लाई, लेकिन वो रिजॉल्व होती हुई आपको याद होगा जरा टाटा मोटर्स का चार्ट लेके आइएगा, वो जो डिप था जुलाई का वो क्यों था एग्जैक्टली अगर आप देखिए उनके स्टेटमेंट के बाद कि गुरु ये जो सेमीकंडक्टर इशू है उसके चलते बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कारोबार पे, लेकिन अब वो धीरे धीरे एज पर जो कंपनियों की कमेंट्री आ रही है उसके मुताबिक वो थोड़ा सा रिजॉल्व होता हुआ। बाकी अगर आप देखें ये इकोनॉमिक सेक्रेटरी साहब का बयान है। गौरांग कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को, और ये मौजूदा जो ये अप ट्रेंड है ऑटो स्टॉक्स का उसको और कितनी हवा देगा ये बयान? ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा परिवर्तन है वीरेंद्र, और लगातार जब से वो माइग्रेशन हुआ था BS4 से BS6 में, उसके बाद इंश्योरेंस को लेकर के दिक्कतें, उसके बाद से सरकार के तरफ से कुछ घोषणाएं, लॉकडाउन हुआ, पिछले 18 महीनों में जो परिस्थिति हुई, और अब जो बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं आइस इंजन से यानी कि कंबस्टन इंजन से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में परिवर्तन, और उसके साथ साथ सरकार के तरफ से भी कुछ घोषणाएं की है कि वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियां को ज्यादा जरूरत है ध्यान में रखने के लिए कितना सुरक्षित है वो वाहन, क्योंकि क्रैश टेस्ट में जिस तरीके से रेटिंग्स कुछ भारत में बनी हुई गाड़ियों को मिली है वो मेरे ख्याल से काफी शर्मनाक बात है। और ये चीज जो घोषणा सरकार की तरफ से हुई है, और मैंने ये चीज पहले भी बताई थी, अगर आपको याद है तो वीरेंद्र को, ऑटो क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आने वाले समय में, और इनकी कुंडली और काया दोनों ही बेहतर के लिए परिवर्तन होगी। और उसी तरह के, और जब ये चिप यानी कि सेमीकंडक्टर की दिक्कतें कुछ 3-4 महीने पहले आई थी, तभी हमने हमारे जो निवेशक हैं, हमारे कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, उनको एक कॉन्ट्रा कॉल दिया था कि अगर आप थोड़ा बहुत लंबा समय देते हैं तो ये जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगी। और अब सुनने में आ रहा है कि शायद तीसरे-चौथे तिमाही तक और अगले वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही तक पूर्ण रूप से जो किल्लत है चिप्स को लेकर के वो भी दूर हो जाएगी, सरकार की तरफ से भी बढ़ावा। तो मुझे लग रहा है कि एक बेहतरीन के लिए परिवर्तन है। चौपहिया वाहनों में श्रेणी के आधार पर टाटा मोटर्स, M&M और तीसरे पायदान पर मारुति है, और दो पहिया वाहनों बनाने वाली कंपनियों में हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर्स और बजाज ऑटो। चलिए तो अगर आप देखें ये आपके लिस्ट ऑफ चॉइस है आपकी स्क्रीन पे, अगर आप देखें ये M&M 961 पर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। बायोकॉन पे हमने बात छोड़ी थी, अगर आप देखें बायोकॉन अच्छा करता हुआ इस वक्त। और अब आप लेके आइए जरा प्लीज़ आरती इंडस्ट्रीज। कविता जी ये आपका ही ट्रैक किया हुआ स्टॉक है, इसीलिए मैं आपको ही पूछता हूँ। आपने कई बार इस पर कॉल भी दी है और उस पर मैंने कई बार चुस्की भी ली थी, ऐसी बात नहीं है कि कविता जी आरती को ट्रैक कर रही हैं, लेकिन 993 पर 100 डेमा, 50 डेमा और साथ ही साथ सारे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ काटना और इस बेस से बाहर निकलना, ये लास्ट टाइम ठीक एग्जैक्टली यही प्राइस परफॉर्मेंस थी 1 अक्टूबर को। आप कैसे अप्रोच करेंगे आरती इंडस्ट्रीज को, और इस ट्रेड में क्या 2-3 दिन का स्विंग पेंडिंग है क्या अभी? Yes, Viren ji, I remember all that. कविता को आरती पसंद आ रही है। So 1993, अगर वीकली चार्ट देखें तो पिछले 5-6 वीक पे एक अच्छा जो डाउनसाइड देखा है वो आज वॉल्यूम के साथ नेगेट होते हुए दिख रहा है विद बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन ऑन वीकली चार्ट। सो अगर 2 या 3 दिन के पर्सपेक्टिव से इस ट्रेड को ले तो मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट्स इस पे
30,040 के लेवल्स की तरफ आते हुए दिखेंगे। सो यहाँ से पोजीशन इसमें एज अ स्विंग ट्रेड फॉर 2 और 3 डेज की पोजीशन लेना चाहिए फॉर 1030, 1040 के लेवल्स के लिए, एंड वन शुड टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 980 ऑन दैट पर्टिकुलर। सो आरती इंडस्ट्री इज लुकिंग गुड बट फॉर द स्विंग ट्रेड्स। जी आरती इंडस्ट्रीज आपको अच्छा लगता है और 1-2 दिन के स्विंग के लिए कुछ ऐसा ही अगर आप देखें चार्ट है टाटा केमिकल का भी। राजेश सतपुते जी, टाटा केमिकल को कैसे आप अप्रोच करेंगे? ऑल दो इंडस्ट्रीज इतने कंफर्टेबल जोन में नहीं है, और आपका ठीक टाटा केमिकल पे आया है। कंसोलिडेशन के बाद का जो टिक इंपॉर्टेंट होता है वो आया है, और ये टिक का आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग होगी। हालांकि यहाँ पे इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस की बात करें, स्विंग ट्रेड की बात करें, तो 960 का एक छोटा रेजिस्टेंस है। करंटली इट इज एट 948, सो 960 ये पहला टारगेट होगा। स्टॉप लॉस होगा 940 का। लेकिन इसका जो बड़ा स्विंग आएगा या बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी सिर्फ 960 के ऊपर। फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन में है, दैट इज द बिगर वर्डिंग। सो 960 के ऊपर एग्रेसिवली बाय होगा। इन दैट केस प्रोबेबली ये 1000 प्लस का टारगेट बनाएगा। तो टाटा केमिकल बायस जो है वो पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस पोजिशनली अगर आपको रखना है देन दैट शुड बी 938। अच्छा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है अभी यहाँ पर, और इंडिसेस जो हैं वो 17,944 पे इस वक्त निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो करीब 38,120 लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में आ चुका है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, याद रखिएगा, जस्ट पुट इंस्टेंस ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टीज। मैं एक उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें गोदरेज प्रॉपर्टीज स्क्रीन पर रख रहा हूँ, अगर आपका लॉन्ग ट्रेड है तो आपका एक रीजनेबल स्टॉप लॉस जो है अब कहीं ना कहीं, मान लीजिए आपने मंथली प्रोस्पेक्टिव से लिया है और आप कैरी कर रहे हैं, या फिर उसके अगेंस्ट आपने एक लॉन्ग पुट भी होल्ड की हुई है, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आपका अगर आप देखें अब होना चाहिए फ्यूचर्स पे। वो क्या होगा, एक छोटे से ब्रेक के बारे में बात करते हैं, और क्यों ये चार्ट थोड़ा सा रिस्की हो रहा है बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेके तुरंत हाजिर होते हैं। कमाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है, और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त हैमरिंग झेलते हुए, इस क्रम में अगर आप देखें पीएनबी आपकी स्क्रीन पर डे लो पर बढ़ता हुआ, गोदरेज प्रॉपर्टीज जिसका मैं जिक्र कर रहा था डे लो पर, आईओसी डे लो पर। इंडेक्स के लिहाज से अगर आप देखें तो रिलायंस का रिट्रेसमेंट, रिलायंस की गिरावट 2472 पे, बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ी सी पेनफुल होती हुई, और इंडिसेस अब दिल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करते हुए। वेदांता अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ऑल टुगेदर है, जिसे कहते हैं ना बकिंग द ट्रेंड। आई मीन जो ऑटो में, ये मेटल्स में जो इस वक्त चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से अगर आप देखें तो चाइना फैक्टर प्ले कर रहा है, और पूरा का पूरा मेटल स्पेस अगर आप देखें काफ़ी परेशानी में है। हिंडाल्को जो है, ये वेदांता जो है, वो इस वक्त अपने एक क्रिटिकल पॉइंट को 16 अगस्त के पॉइंट को क्रॉस करता हुआ, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर। खैर, मैं बात कर रहा था एक स्टॉक के बारे में, और वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज़। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि अभी तक तो इसकी ये गिरावट पेनफुल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद नज़र आने लगेगी। राहुल जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ इस स्टॉक को देखिएगा, यहाँ पे टिपिकल एक जो फ्लैग है ना, उसका ब्रेकडाउन स्क्रीन पर विजिबल है। इनफैक्ट एक काम करता हूँ, ये प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ चंदन थापड़िया से। 2232 चंदन, इस फ्लैग का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 23 सितंबर को जो भाव था 2181 का, और 1635 20 सितंबर का, इन 3 सेशन में हमारे पास कोई बहुत बड़ा कंसोलिडेशन जोन नहीं है। चार्ट थोड़ा पेनफुल नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस क्या होगा, या फिर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि गोदरेज प्रॉपर्टीज की सेलिंग में वॉल्यूम कम है, ये है एक एक्सेप्शन। आपकी राय इस स्टॉक पे? जी वीरो, देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी पिछले लगभग 35 दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे सप्लाई आ रही है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि गिर रहा है तो वॉल्यूम्स नहीं है, और पूरे बाजार में भी वॉल्यूम थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न बन सकता है, क्योंकि इसका लगभग 2150 2180 एक मेजर सपोर्ट है, और यह सपोर्ट तोड़ता है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो काउंटर काफ़ी दिनों से अपने आप को होल्ड कर रहा है, और आज का जो एक बेरिश कैंडल बना है और रिसेंट का लोवेस्ट क्लोजिंग दे रहा है, वो काउंटर को शायद 3 से 5% का डिप दिखा सकते हैं। और जिस हिसाब से निफ्टी थोड़ा सा हल्का हो रहा है, ये सारे हेवीवेट्स काउंटर जो टिके हुए थे थोड़े से सरेंडर कर सकते हैं। हालांकि कोई बड़ा डाउनसाइड नहीं रहेगा, बट मौजूदा लेवल से एक बार के लिए आपको 2050 2080 तक के डाउनसाइड दिखा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर गोदरेज प्रॉपर्टीज से थोड़ा सा रिट्रेस होता हुआ, और वॉल्यूम्स अगर आप देखें इस रिट्रेसमेंट में थोड़ा सा कम है, बट एक्चुअली प्राइस डैमेज तो हो ही रहा है। याद रखिएगा, प्राइस डैमेज तो हो ही रहा है।
अगर मेरे पे 100 शेयर हैं तो मुझे आज के इसके वॉल्यूम से ज़्यादा अगर आप देखें सरोकार होना चाहिए कि मेरा अंडरलाइन कर क्या रहा है, याद रखिएगा। मीनवाइल जरा एक बार आप देखिए कि बाजार में थोड़ा सा पेन बढ़ता हुआ। निफ्टी एट डे लो 17,994, बैंक निफ्टी को लेके आइएगा 38,081 एट डे लो। जो सेकेंड लो लगाया था निफ्टी बैंक ने इंट्राडे में 12:59, उसको वॉलेट कर दिया है। निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा, जो सेकेंड लो था करीब 12 अगर आप देखें 59 पर, उसको इसने वॉलेट कर दिया है। तो दिक्कतें हैं, वाकई दिक्कतें हैं। और एक बार आप लेके आइए पिरामिड एंटरप्राइजेस। अभी मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था, एक बार ये स्ट्रक्चर देखिए। असित पिरामिड पर कोई पुट ऑप्शन का व्यू या फिर शॉर्टिंग व्यू इस स्ट्रक्चर पे, क्योंकि अब ये अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लस्टर जो है 2600 का, जो कि इस पूरे अगर आप देखें जोन का बेस है, उसको वॉलिड करता हुआ। वीरेंद्र जी 2550 का पुट हम देख सकते हैं, स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक है, 44 रुपीज चल रहे हैं अभी। इसको अगर 35 का स्टॉप लॉस रखेंगे उसको ले सकते हैं विद ए टारगेट ऑफ इनिशियल टारगेट ऑफ अराउंड 65, बट पिरामिड इज लुकिंग वीक एंड डेटा भी कुछ खास नहीं दिखा रहा है कि इसमें बाउंस बैक रहेगा। बट हाँ, अगर थोड़ा नीचे में मिल सकता है तो ले सकते हैं, बट पिरामिड इज लुकिंग वीक। 2550 का पुट राइट नाउ इट इज 44 रुपीज, वी कैन टेक इट। इट्स ओनली फॉर टुमारो, क्योंकि उसके बाद थीटा डीके आ जाएगा विद 3 डेज काइंड ऑफ छुट्टी जो है हमारा। तो आई थिंक कल के लिए हम ये देख सकते हैं फॉर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 35-36। ये शुक्रवार की छुट्टी सबको डराती हुई, चाहे बुल हो बेयर हो, लेकिन आपकी स्क्रीन पे एक महत्वपूर्ण खबर आती हुई याद रखिएगा। और खबर है कि कैबिनेट ने करीब 7287 पिछड़े गांवों में मोबाइल टावर समेत दूसरे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 6466 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत इन जिलों में करीब 4G सेवाएं सर्विसेज पर जोर होगा। कैबिनेट और CCA की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कुछ ही देर में याद रखिएगा होगा भी। और हमारे साथ इस खबर पे बातचीत करने के लिए विस्तार से लक्ष्मण जी मौजूद हैं हमारे साथ। लक्ष्मण जी बताइए पूरी खबर विस्तार से। देखिए, इसमें दरअसल सरकार ने पहचान की है 5 राज्यों के करीब 7000 से ज्यादा गांवों को, जहां पे सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टावर लगाया जाए, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए जाएं। उनके लिए जो है सरकार यहाँ पे 6466 करोड़ रुपए के विशेष फंड देने का फैसला यहाँ पे लिया है और कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इसके तहत सरकार जो है इस 5 जिलों के 44 जिलों की 5 राज्यों को 44 जिलों की पहचान की है। यहाँ बता दूं कि ये मोबाइल सर्विस बेहतर करने के लिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोड़ दिया गया है और इसके तहत जो टेलीकॉम टावर बिछाने की बात लगाने की बात हो जाए, उस पर ज्यादा से ज्यादा टेलीकॉम टावर लगाया जाए, ऑप्टिकल फाइबर लगाया जाए जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए वो लगाया जाए। तो इस तरह की चीजों पर सरकार जोड़ देगी और ये दरअसल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत होगा। बता दूं कि इस फंड में जो पैसा आता है वो टेलीकॉम कंपनियों से जो AGR के तहत जो उनसे पैसा लिया तो उसका हिस्सा इसमें डाला जाता है और उसी हिस्से से सरकार पिछड़े इलाकों में जो है कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा टेलीकॉम की सुविधा पहुंच सके। एक ही बार में सब खबर नहीं देते हो आप, फिर से आने वाले हो गए थोड़ी देर में? नहीं, वो दरअसल खबरें जो है जैसे जैसे आती है मैं तुरंत आपको दे देता हूँ, अगली खबर का इंतजार नहीं करता हूँ। और यही वजह है कि आपको कई बार खबर टुकड़ों में आती हुई दिखेगी। उससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की खबर थी और ये जो खबर बताई आपको दरअसल टेलीकॉम सेक्टर की खबर है जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है। उस कैबिनेट से मंजूरी के लिए बता दूं कि अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक भी होने वाली, कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको जो है इस खबर पर मुहर लगती हुई दिखेगी। ये 3:30 बजे होने वाली है लक्ष्मण? 3 बजे, अब से कुछ ही मिनटों बाद ये बैठक होने वाली है। लीजिए भाई, और लक्ष्मण बता रहे हैं 3 बजे जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें दरअसल यही खबर पे मुहर लगती हुई नजर आएगी। वो ITI का स्टॉक तो ताड़ जैसे खड़ा होता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा, 3% का मूव आता हुआ। तो बेसिकली ये लक्ष्मण ये जो अमाउंट है ये डोल आउट करा जाएगा इन तमाम कंपनीज को जो कि स्पेस में है, जो बिड्स जीतेंगी वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके देंगी इस देश में, है ना? बिल्कुल, दरअसल इसके कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए होता है और खास बात है कि बहुत लंबे समय के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, ना तो ये पैसा है, सिर्फ अगले 18 महीने के भीतर इन सारे प्रोजेक्ट को लागू किया जाना है और इस पे करीब 6500 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। जो कंपनियां मोबाइल टावर ज्यादा से ज्यादा सस्ते में लगा सकते हैं, जो कंपनियां ऑप्टिकल फाइबर ज्यादा से ज्यादा सस्ते में बिछा सकते हैं, उनके लिए ये कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो मतलब हुआ इंडस टावर,
मतलब हुआ स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ऑप्टिकल में, तेजस की तो खैर कहानी अलग चल रही है, अदरवाइज तेजस ये सब ऑप्टिकल फाइबर्स लेआउट करने के लिए जाना जाता है। तो ये सब वो कंपनीज हैं जो रडार पर रखना है। पर क्योंकि आईटीआई अच्छा मूव दिखा रहा है तो एक काम करते हैं, आईटीआई पे ही बातचीत कर लेते हैं। कविता, आईटीआई का चार्ट जरा देख के बताइए। अच्छा मूव आता हुआ लक्ष्मण की इस न्यूज पैक पे और कुछ ही देर में शायद मोहर लगती हुई नजर आए दिल्ली से उस प्रेस ब्रीफिंग में। क्या करें आईटीआई में? ओके, तो आशीष जी, आईटीआई अगर ऑन अ वीकली चार्ट देखें तो अपने जस्ट रेजिस्टेंस पर है, दैट इज एट 122। आई बिलीव एक अच्छा मूव ऑलरेडी इस स्टॉक में आ चुका है, तो अगर किसी ने पोजीशन ऑलरेडी लिया है तो दे शुड ट्रेल द स्टॉप लॉस टू 120। ये मूव एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है अप टू द लेवल ऑफ 124, 125, but one should maintain the stop loss of 120 जिन्होंने फ्रेश पोजीशन लिया है। जो फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं उन्हें डिप्स पर खरीदारी करनी चाहिए। 118 के आसपास अगर ये दोबारा मिले, 119, 118 ऑन दोज लेवल्स फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। ठीक बात है, तो ध्यान रखिएगा, डिप्स पे खरीदारी करना ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। इन लेवल्स पर अगर है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जो कविता बताती हुई। अच्छा वीरू, मैं सुन रहा था कविता को आरती पसंद है। ये आजकल हमारे सतपुते जी शिल्पा की बात ही नहीं करते। सतपुते जी क्या हुआ, ट्रैक करना बंद कर दिया क्या? सबको ट्रैक कर रहे हैं। तो जो शिल्पा में चल क्या रहा है, ये कंसोलिडेशन में जो चल रही है इतने दिनों से स्टॉक? आशीष जी, कंसोलिडेशन है इसलिए कुछ बात नहीं कर रहे हैं। जब कंसोलिडेशन के बाहर आएंगे तो सोचेंगे। ठीक है, तो जब बढ़िया मूवमेंट आएगा तब इस स्टॉक को हम लोग ट्रैक करेंगे। फिलहाल कंसोलिडेशन में। अच्छा, अभी गौरांग सर से बहुत सारी बातें करनी है। कल प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के लिए बड़ा हलचल वाला दिन है, लेकिन पहले यतिन को स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे डायरेक्टर साहब काफी देर से। यतिन जुड़ चुके हैं और डीलिंग रूम चेक की तैयारी हो रही है। यतिन, कैसा मूड डीलर्स का? और ये लंबा वीकेंड आने वाला है, इससे पहले क्या तैयारी हो रही है? तेजी करके जा रहे हैं सब, तेजी वेजी, अभी ऐसा कुछ मूड नहीं है? काफ़ी लिमिटेड ट्रेड्स लिए जा रहे हैं डीलिंग रूम्स में इस वक्त। और अगर आप डीलिंग रूम्स की बात करें तो पिछले 1-2 दिन से सेंटिमेंट सुधरा है, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट 10 दिन में काफ़ी लल सा है। चाहे वो रिजल्ट सीजन हो, चाहे वो इन जनरल ट्रेडिंग एक्टिविटी हो, कुछ खास नहीं हो पा रहा था। वॉल्यूम्स भी काफ़ी थिन आउट हो गए थे, खास करके मिड कैप्स में। तो जहाँ तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, काफ़ी सिलेक्टिव ट्रेड्स वो खरीद या बेच रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। और 2 स्टॉक्स जहां वो फोकस कर रहे हैं आज के सत्र में, उसमें सबसे पहले है वेदांता। अगर आप मेटल्स पैक की बात करें तो सबसे मजबूत काउंटर की तरह उभर के आ रहा है वेदांता। और यहाँ एक BTST का ट्रेड आप ले सकते हैं 340 से लेकर 345 के लेवल से, ऐसा डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 4.5 लाख शेयर्स का एडिशन और पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छा बिल्डअप आपको वेदांता के शेयर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वेदांता के अलावा कैनफिन होम्स में नजरें होनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग और NBFCs में फिर से एक बार आपको एक बाउंस ट्रेड आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ है पूरे स्पेस में, तो कहीं ना कहीं बाउंस के लिए डीलिंग रूम्स को लगता है कि कैनफिन होम में आपको पोजिशनली 30 से 40 रुपए की अपसाइड देखने को मिल सकती है। अरे वाह, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो डीलिंग रूम्स के रडार पर हैं। इनमें से एक कैनफिन होम्स। डीलर्स मानते हैं, डीलिंग रूम में सुबुगाहट है कि इस स्टॉक में आप तेजी करके चल सकते हैं। और डॉक्टर साहब दूसरा स्टॉक भी दिखाइएगा। रतन, कौन सा बोला दूसरा स्टॉक? वेदांता। वेदांता तो मेरे ख्याल से आज की हमारी पहली पिक भी बन के आई थी। राहुल शर्मा साहब ने जुड़ते ही कहा था वेदांता पसंद आ रहा है, तो ये लीजिए, डीलर्स को भी यही स्टॉक पसंद आता हुआ। वेदांता तो खैर पहली मोहर लग चुकी है। एक काम करता हूं, कैनफिन होम, चंदन बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत कर ली जाए कैनफिन होम्स को लेकर। उसके बाद एक और एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक आने वाली है आपके लिए। चंदन, कैसा लग रहा है कैनफिन होम्स? डीलर्स को पसंद आ रहा है, स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखा भी रहा है। देखिए आशीष जी, एक तो बाजार ऊपर के लेवल पे होल्ड नहीं कर पा रहा है, बट ऐसे मार्केट में जिन काउंटर्स अपने एक मेजर सपोर्ट और मूविंग एवरेज से टर्न ले रहे हैं, वहाँ पे डीलर्स का फोकस है। और कैनफिन होम देखिए एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि कल के दिन जो एक बेरिश कैंडल बनाया था, उसके एग्जैक्टली लोअर एंड पे 50 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो एक बार के लिए बाउंस बन सकता है। 652 का यहाँ पे सपोर्ट लगा सकते हो एक बार के लिए, 688, 690। तो एक बाउंस बैक ट्रेड यहाँ पे जरूर आपको मिल सकता है। ओके, तो ये आ गया कैनफिन होम्स पे व्यू। मैं मार्केट्स पे एक चेक लेने जाऊंगा, क्योंकि मार्केट्स पे कुछ वीकनेस आ रही है। उससे पहले असित ने कोई ट्रेड पकड़ा और मिस आउट ना जाए, पहले असित के पास जा रहा हूं, फिर मार्केट्स पे करेंगे चर्चा। असित, कौन सा ट्रेड है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। हमने निफ्टी का 18,100 का पुट, दैट इज फॉर 25 नवंबर,
नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी 180 रुपए में चल रहा है। मुझे लगता है कि वीकनेस परसिस्ट रहेगा। इसको हम 130 के स्टॉप लॉस रखेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 250 मे बी 300 इन कमिंग डेज। इज ए पोजिशनल ट्रेड, ऊपर में बाय नहीं करके नीचे थोड़ा रिट्रेस होता तो ले सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मार्केट और थोड़ा नीचे जा सकता है, एंड दिस इज मोर ऑफ हेजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द पोर्टफोलियो दैट कुड बी देयर। एंड ऑल्सो अगर अनदर ट्रेड इफ आई कैन गिव, बिल्कुल बिल्कुल असद, क्यों नहीं? दैट वुड बी माइंडट्री। आई थिंक माइंडट्री में अच्छा रुझान मिल रहा है। अगर माइंडट्री हमें अराउंड से 5000 के रेंज में मिलता है विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 4980 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 50-50 और 50-60 लेवल, माइंडट्री में स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि आईटी स्पेस हमें थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं, बट बैंक्स में वीकनेस है, सो मुझे लगता है आईटी के स्पेस की वजह से माइंडट्री हम ले सकते हैं। आईटी पे शुरुआत में चर्चा भी हुई थी, आईटी पसंद आ रहा था, और आईटी में माइंडट्री देखिए क्या मूव बनता हुआ। इस स्टॉक में खरीदारी करी जा सकती है 50-50, 50-60 तक के टारगेट्स के लिए। लेकिन अब दिखाइए भारतीय बाजार स्क्रीन पर। शो की शुरुआत में कहा था 17,900 का जो पुट है उसे होल्ड करिएगा। उस समय बाजार खड़ा था ऑलमोस्ट 18,000 के स्तरों के आसपास, और देखिए क्या प्रेशर माउंट हो रहा है। दिन के लोज को रिविजिट करने की तैयारी। 906, 908 के दिन के लोज, एग्जैक्टली उन्हीं दिन के लोज पे आके हम वापस खड़े हुए हैं। अच्छा, कहां फ्लैट लाइन पे पहुंचे थे और कहां फ्लैट लाइन से वापस 100 पॉइंट के आसपास का दबाव भारतीय बाजारों में आता हुआ। क्विकली वीरू के पास जा रहा हूं, जरा समझ लिया जाए वीरू, ये वॉलेटिलिटी के बीच में डेटा इंटरप्रिटेशन क्या कह रहा है? वो 17,900 की कॉल होल्ड कर, वो पुट को होल्ड करना स्ट्रेटेजी तो सही रही। जी, लेकिन पुट को होल्ड रख सकते हैं, लेकिन एक खबर को होल्ड नहीं कर सकते हैं। आशीष, मेरे ख्याल से खबर जो है वो स्क्रीन पे आती हुई भारतीय एयरटेल के संदर्भ में, टेलीकॉम कंपनी के संदर्भ में ओटीएस चार्जेस पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में जवाब है। और एक बार लिखा है स्क्रीन पर, और एग्जैक्टली अगर आप देखें पूरी खबर क्या है, इस पर मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं असीम, जुड़ चुके हैं। असीम, प्लीज पूरी खबर जरा विस्तार से बताइए और इस चार्जेस के बारे में डिफाइन कीजिए एग्जैक्टली अगर आप देखें। देखिए, जो टेलीकॉम कंपनी है उनको वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज के तौर पर जो सरकार है उसको करीबन 40,000 करोड़ रुपए जो है वो चुकाने हैं। आज इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई जो है हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इन चार्जेस को रिकंसीडर करने के लिए कैबिनेट जो है अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला जो है वो ले लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार है उसको इस पर फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का वक्त जो है वो दे दिया है, और अब इस मामले की सुनवाई जो है 2 दिसंबर को जो है होगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा से होगी। तो इस बीच हो सकता है कि कैबिनेट जो है इसके ऊपर एक फैसला जो है वो ले ले। खासतौर पे कि सरकार विचार कर रही है कि जो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया है उन दोनों को इसको राहत जो है वो दी जाए। अगर इन दोनों को राहत दी जाती है तो करीबन 40,000 करोड़ रुपए से के जुड़े हुए केसेज हैं जो कि सरकार जो है वापस जो है वो ले लेगी। तो इस पर विचार जो है वो चल रहा है, और अगले 2 हफ्ते के अंदर कैबिनेट इसके ऊपर फैसला जो है वो ले सकती है। चलिए, तो 15 दिन का अगर आप देखें तो यहाँ पे वक्त मांगा है इसमें मामले में। अगली सुनवाई जो है वो है अगली सुनवाई की डेट जो है वो ओटीएस चार्जेस पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में जवाब है, और इसमें वक्त मांगा है इन्होंने, और अभी डेट आपकी स्क्रीन पे आएगी। तब तक के लिए अगर आप देखें मामला टल गया है, और कैबिनेट जल्द ही फैसला लेगी इस संदर्भ में ओटीएस चार्जेस को लेकर भी। अब आते हैं एक बार इंडेक्स चेक पे। आशीष ने बात छेड़ी थी इंडेक्स चेक की। याद रखिए आशीष, हमारे 2 व्यूज थे 2 बजे के कॉल राइटर्स हावी हैं, इंस्टीट्यूशनल कॉल राइटर्स, वो कॉल राइटर्स जिन्होंने जंप लिया था 18,200 से 18,100, 18,100 से अगर आप देखें 18,000, वो विराजमान अभी भी हैं आशीष। लेकिन आशीष, मैं एक बात कहता हूं, यहां पर मैं निफ्टी की 17,900 की पुट पर व्यू ये रखता हूं कि इसको होल्ड करिए और ले जाइए कैरी करके। लेकिन बैंक निफ्टी की 38,000 की पुट अगर आपने मेरे सुबह 7 बजे या फिर 8 बजे या फिर 2 बजे की व्यू पे ली थी, तो उसको एक बार कवर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5 सेशन में हम रिट्रेस हुए हैं करीब 39,000 20 डेमा से लेकर अगर आप देखें माइनस हो गए हैं हम 50 डेमा के। तो मैं यहां पर 50% 17,900 की पुट को बुक करूंगा आशीष। स्क्रीन पर लेवल है 17,906। यहां पे 50% इस पुट का प्रॉफिट बुक करूंगा, और 38,000 की पुट का पूरा प्रॉफिट बुक करके एक एक्सटेंडेड सेल ऑफ के बाद बैंक निफ्टी में उस पुट को कवर करके कल के लिए सिर्फ 50% पुट वैल्यू ऑन निफ्टी लेकर जाना चाहूंगा। अपना एक्सपोजर इस एक्सटेंडेड सेल ऑफ के बाद शॉर्ट साइड पे आशीष
मैं कम करना चाहूंगा। ये मेरी राय है आशीष। बिल्कुल ठीक, पैसा बन गया है, पैसे को घर ले जाइए। निफ्टी बैंक के उस पुट पे तो आप पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। निफ्टी पे जो पुट राइट कर रहे थे 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए ताकि पोजीशंस हल्की रहें कल एक्सपायरी डे के ट्रेड के लिए। निफ्टी बैंक पे जब पुट पे बुक कर लिया तो गाबा सर ने शुरुआत में कहा था कि 38 के आसपास आएगा तो या फिर गिरावट होगी तो मैं खरीदारी करना चाहूंगा। गाबा सर वो ट्रेड इनिशिएट कर लिया क्या? नहीं अब तक। क्यों? किस बात का इंतजार? के आसपास आना चाहिए। 925 है, दिल तो कर रहा है, थोड़ा डेटा देख रहा हूं अभी। हाँ। अभी टाइम है जो 10 मेरे ख्याल से 3:20 तक देखूंगा मैं। तो अभी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ है। गावा सर अभी भी डेटा एनालाइज कर रहे हैं और कहाँ जाएंगे 3:15 3:20 के आसपास अगर गावा सर कम दिखा रहे होंगे तो उनसे बातचीत कर ली जाएगी, तब समझा जाएगा। अच्छा, कल का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली बताता हूं। यतिन ने कल डीलर्स कैसे अप्रोच कर रहे हो तो समझा दिया। कल थर्सडे वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी और कल लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक है, ध्यान रखिएगा। और कल बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है। इस देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ जो आया था 197 कम्युनिकेशंस, जिसे हम और आप ज्यादा बेहतर पेटीएम के नाम से जानते हैं, वो कल लिस्ट हो रहा है। ये लिस्टिंग तो सबको पता थी। आज अचानक थोड़ी देर पहले अपडेट आया कि सफायर फूड्स अपनी मंडे की लिस्टिंग प्रीपोन कर रहा है। मतलब ओरिजिनली शेड्यूल्ड मंडे के लिए थी कैलकुलेशन के हिसाब से, वो कह रहे हैं वो भी कल लिस्ट करने आ रहे हैं। तो सफायर फूड्स, वो केएफसी, वो पिज्जा हट, वो और कौन सा था, वो टैको बेल्स, वो जो आर्म्स चलाने की काम करती है कंपनी, उसकी भी लिस्टिंग कल होने जा रही है। गो फैशंस का आईपीओ कल डे 2 होगा। कल पीएम मोदी काफी जगह आपको नजर आएंगे। पीएसयू बैंक चीफ्स की एक कॉन्फ्रेंस चल रही है 2 दिनों की, आज भी चल रही थी। कल उस कॉन्फ्रेंस को, समिट को पीएम मोदी एड्रेस करेंगे। तो कहा जा रहा है बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ पे एक स्पेशल थ्रस्ट देने की तैयारी है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर का पहला ग्लोबल इनोवेशन समिट कल शुरू हो रहा है, पीएम उसे इनॉग्रेट करेंगे। और बेंगलुरु टेक समिट जो आज शुरू हुआ है, पीएम कल उसको भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे वर्चुअली, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको कल रडार पर रखनी है। गौरांग सर, आपने पेटीएम किया था क्या? माफ कीजिएगा, क्या प्रश्न है? आपने पेटीएम किया था क्या, लिया था क्या? यार मैं तो ना फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ, ना ट्विटर, ना व्हाट्सएप, ना पेटीएम, ना जीपे, ऐसी कोई भी ऐप मेरे मोबाइल में नहीं है। क्षमा कीजिएगा, टेक्नोलॉजिकली मैं थोड़ा हैंडीकैप। तो आप बहुत बड़े इस देश में जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आ रहा है उसको मिस आउट नहीं कर रहे क्या? मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, जो भी सुविधाएं मेरे हाथ में उपलब्ध है। अच्छा, अब ये लिस्टिंग कैसी होने वाली है पेटीएम की? आप लोग के हाउस व्यू क्या था जियोजीत का? पेटीएम में आप लोगों ने सब्सक्राइब करवाया था क्या? सरप्राइज तो किया है, लेकिन आशीष जी क्षमा चाहूंगा, इस पर ना तो हमने कोई विचार किया है, ना ही आईपीओ नोट निकाली थी। हालांकि गो फैशंस का जो आपने जिक्र किया है, आज प्रातः हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब की राय दी है गो पर। तो वही एक पेपर है जिस पर हम टिप्पणी कर सकते हैं। तो गो फैशंस में सब्सक्राइब करने का कॉल है। ये लिस्टिंग गेन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए गौरांग सर, दोनों के लिए लग रहा है? लिस्टिंग गेन के लिए तो हम सक्षम ही नहीं है आशीष जी, हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो एक और ये वो ब्रांड है जो वुमेन्स बॉटम वेयर, लेगिंग्स वगैरह पे फोकस करता है। और गौरांग सर कह रहे हैं सब्सक्राइब। कुछ देर पहले मैंने हिम सिक्योरिटी से बात करी थी, उनका भी सब्सक्राइब करने का कॉल था। चलिए, अब वो बीटीएसटी, एसटीबीटीज या मोमेंटम कॉल, तो उसका समय है। आप अपने पेन पेपर रेडी रखिएगा। शुरुआत कर देता हूं चंदन के साथ। भाई, चंदन को प्रिविलेज देना चाहिए, उन्होंने कष्ट उठाया और स्टूडियो तक पहुंचे। चंदन, कौन सा ट्रेड लेके जा रहे हो आज आप? देखिए आशीष जी, पहले तो बथम बाजार है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, तो जो भी पोजीशन है 2-3 दिन के लिए थोड़ा उस हिसाब से रखें। कल एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी रहेगी और उसके बाद में 3 दिन का एक्सटेंडेड हॉलीडेज यहाँ पे एंजॉय कीजिए। बट फिर भी 2 काउंटर्स हमारे जहन पे यहाँ पे है, एक एशियन पेंट और टेक महिंद्रा। यदि आपको बाई साइड में लेना है तो एशियन पेंट है, बाजार की गिरावट के बावजूद भी अपने आप को होल्ड कर रहा है और पिछले लगभग यहाँ पे 18-19 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बाजार के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी बनेगी। आपको 3170 के सपोर्ट से खरीद सकते हो, ऊपर में लगभग 3320 के टारगेट के लिए। एक और ट्रेड जेन में रहेगा, और रहेगा टेक महिंद्रा। आप देखो कहीं ना कहीं मैं डिफेंसिव ऐसे काउंटर ढूंढ रहा हूँ जो बाजार के सामने रिजिलियंस ले, बाजार चले तो चल जाए, गिरे तब नहीं गिरे। तो टेक महिंद्रा में कहीं ना कहीं आपको लगभग
90 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1650 के लिए। तो ये दो ही काउंटर मेरे को जो समझ में आ रहे हैं कंपैरेटिवली BTST के लिए, वो ये प्रिफर्ड लिस्ट रहेगी, एशियन पेंट और टेक महिंद्रा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये इन दोनों में इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन का, हो सकता है 2-3 दिन तक अगर कोई ट्रेड कैरी करना है तो इन स्टॉक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ बाजार के मुताबिक बनती रहेगी। एशियन पेंट्स आज भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, टेक महिंद्रा दिन के हाईस की तरफ मूव कर रहा था, कुछ देर पहले चर्चा भी हुई थी। इन दोनों स्टॉक्स रखिएगा रडार पे, दोनों में खरीदारी, दोनों के स्टॉप लॉसेस जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कविता जी, आपके पास कौन सा मोमेंटम प्ले है या फिर BTST STBT आइडिया है? यस आशीष जी, तो मोमेंटम प्ले है, एक तो लाइट पोजीशन के साथ जाएंगे, एज लाइक अभी चंदन जी भी आपके साथ डिस्कस की, कल एक्सपायरी और फिर छुट्टियां हैं, तो PVR काउंटर को देखें तो आज एक अच्छे इंपल्स के बाद उसने एक बहुत अच्छा करेक्शन दिया है। मुझे लग रहा है नीचे से इसमें फिर से बाइंग जो है वो इमर्ज होनी चाहिए। सो मौजूदा भाव 1738 है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1725, 1725 के स्टॉप लॉस के साथ प्रियम्प्ट की हूँ। 1725 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, कैश में पोजीशन बनाएं जो भी बना रहे हैं 1725 के स्टॉप लॉस के साथ। 768, 795 के लेवल्स के लिए एज अ मोमेंटम पे PVR को देखना चाहिए। इस सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में तो बहुत पिटा PVR और इसके साथ की कंपनीज, सेकेंड वेव में गजब की रेजिलियंस, गजब का स्ट्रेंथ दिखाया, डटा रहा, इसने पैसे भी जुटा लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद उन्हीं लेवल्स पे खड़ा रहा और अभी भी स्ट्रेंथ नजर आती है एक्सपर्ट्स को। इवेंचुअली ये शायद 1800 तक जाने की तैयारी कर रहा है। कविता जी, वो सूर्यवंशी देख ली या इस लंबे वीकेंड में देखनी है? देखने का मन है, शायद इसीलिए रडार पर भी है। ये भी रीजन हो सकता है। तो सूर्यवंशी भाई, रिपोर्ट्स तो अच्छी आ रही हैं, वो 50% कैपेसिटी के साथ भी, लेकिन थिएटर्स कमा रहे हैं, मूवी कमा रही है सूर्यवंशी। मतलब पहली वो बड़ी ओपनिंग हुई सेकेंड वेव के बाद, और ये मूवी कमाई तो कर रही है। और आज वो बिल्कुल पता है, वो स्पाइडरमैन की एक नई मूवी अपन लोग सुबह चर्चा कर रहे थे 7 बजे की, उनका वो आने वाला है, क्या मार्वल स्टूडियोज, सोनी वो रिलीज करने वाला है, क्या कहते हैं, ट्रेलर। वो ट्रेलर आ गया, आपने देखा क्या दोपहर में? नहीं, हमें निफ्टी बैंक से फुर्सत नहीं मिलती, तो हम क्या देखें स्पाइडरमैन को। वैसे सच है, देखेंगे वीकेंड पे। वीरू अगर बॉम्बे आते हैं, बगल में बैठे रहते, लैपटॉप में पता नहीं क्या देखते रहते, दिन भर देखते ही रहते हैं कुछ। ये क्या भाव ऊपर नीचे जाते हो देखते हो आप क्या? जहाँ वही देखते रहते हैं और डेटा देखते रहते हैं। बाकी अभी मुझे एक कंफ्यूजन हो गया आशीष। देखिए, मैं पिक्चर के मामले में जब वो आ जाती है OTT प्लेटफॉर्म पे तभी देखता हूँ, अभी 2 साल से तो देख नहीं रहा। अभी जब आपने सूर्यवंशी का जिक्र किया ना, मेरे को सूर्यवंशम याद आ गई, तो मुझे लगा आप कविता जी से कहीं सोनी पर सूर्यवंशम की बात तो नहीं कर रहे? वो अच्छा, वो किसी ने थिएटर में देखी नहीं होगी, लेकिन घर पे सबने देखी और सबको पसंद आई वो। और एक्चुअली आज भी दोपहर में लग जाए तो देख ही लेते हैं फिर से एक बार। सोनी ने खूब कमा लिया सूर्यवंशी से, सूर्यवंशम से। चलिए पहले मोमेंटम ट्रेड ले लीजिए। कविता के PVR के बाद सतपुते सर के पास जा रहा हूँ। सतपुते सर, क्या ट्रेड है? आशीष देखिए, जेंसार टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा एफआईओ से बाहर आ रहा हूँ, क्योंकि वहां पे वोलेटिलिटी, चॉपीनेस बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ पे इसका चार्ट मुझे बढ़िया लगता है। इनफैक्ट कल भी हमारी वीरेंद्र से बात हुई थी, जब बिरला सॉफ्ट की बात हुई थी। बिरला सॉफ्ट तो चला, जेंसार थोड़ा भी रुका हुआ है। तो चार्ट देखिए, जेंसार का 490 के आसपास है ट्रेड हो रहा है, 470 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 540, 550 का मेरा इसमें टारगेट है। जेंसार तो है, लेकिन उसके साथ जो एशियन पेंट का जो सूरज अभी शुरू में जिक्र किया था, उसे भी आप लेके जाइए, क्योंकि वो फ्यूचर वाला है। तो एशियन पेंट बाय रहेगा, एट द सेम टाइम जेंसार भी उसके साथ लेके जाऊंगा। एशियन पेंट्स चंदन का भी था, सतपुते सर को भी पसंद आ रहा है, और साथ साथ जेंसार। तो एक और वो IT कंपनी जिसमें खरीदारी करने का मन, लेकिन कैश मार्केट की तरफ मूव कर रहे हैं बाजार की वॉलेटिलिटी को देखते हुए। अच्छा, इस बीच हम 17,900 के नीचे दिन के फ्रेश लोज पे ट्रेड करते हुए आपको निफ्टी पे नजर आएंगे। निफ्टी बैंक अब 250 पॉइंट नीचे 2.3% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ, तो 38,055। तो अभी तो खैर हमने 38,000 के नीचे के लेवल्स देखे हुए हैं आज दिन के दौरान, तो ठीक है। दिन के लोज की तरफ बाजार मूव कर गया, निफ्टी वहीं, बैंक निफ्टी वहीं जा रहा है। निफ्टी तो खैर दिन के फ्रेश लोज पर 17,900 के नीचे। यूपीएल में दबाव बढ़ रहा है, तो यूपीएल अब 3.5% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। ब्रिटानिया में प्रेशर बढ़ रहा है, 2-2.5% की कमजोरी के साथ ब्रिटानिया इस समय ट्रेड कर रहा है। आईटीसी ने अपनी बढ़त काफी हद तक गवाई,
तो 3-4% तक जो तेजी दिखा रहा था आईटीसी और हैवी वेट था, बहुत मदद करी थी बाजार के बीच में। आईटीसी थोड़ा सा मोमेंटम लूज आउट कर रहा है, आधी तेजी बाजार को वापस दे चुका है आईटीसी। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ स्ट्रेंथ दिखा रहा है लेकिन ऑफ हाईज अब इस समय ट्रेड कर रहा है, पिछले कुछ मिनटों में ऊपरी स्तरों से दबाव। एचडीएफसी लाइफ तो खैर लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, आधे % किया है एचडीएफसी लाइफ से ज्यादा है। गौरांग सर, ये इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस क्यों हो गया है स्टॉक में आजकल? इतना चलने के बाद बहुत लंबे अरसे से अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है एचडीएफसी लाइफ। पसंद आ रहा है अभी भी ना? पसंद तो आ रहा है, तीनों ही कंपनियां पसंद आ रही है जो जीवन बीमा से जुड़ी हुई है, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और एसबीआई लाइफ। मेरे ख्याल से जो नतीजे आए थे वो अनुमान से काफी कुछ नीचे थे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो न्यू प्रीमियम्स की रन रेट है वो बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तो भाई अच्छे लगते हैं तीनों ये इंश्योरेंस प्लेयर्स, इनको रडार पर रखिएगा। और एचडीएफसी लाइफ थोड़ा लंबा चार्ट दिखाएंगे तो मैं इसलिए कह रहा था कि रैंक नॉन परफॉर्मर कर लीजिए, ना अंडर ना ज्यादा तेजी, एकदम नॉन परफॉर्मर टाइप बिहेव कर रहा है पिछले कई समय से। गावा सर, मिस आउट हो गया आपका वाला ट्रेड। टोरेंट फार्मा एग्रेसिव ट्रेड है, यहां से एक अप मूव मिलना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 2760 का स्टॉप लगाइए, ऑन द अपसाइड जो टारगेट होगा 2940। अच्छा, इस बीच अगर आप देखें निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों लेके आइएगा, याद रखिएगा 38,050 निफ्टी बैंक होल्ड करता हुआ, निफ्टी स्लिप करता हुआ 17,890। अभी भी फिर कहूंगा एज पर मॉर्निंग अप्रोच 50% प्रॉफिट्स उस पुट ऑप्शन पे ले लीजिए, 50% को कल के सेशन के लिए छोड़ दीजिए और बैंक निफ्टी की 38,000 पे पुट पे जो वो लॉन्ग थी वो कवर कर लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी 38,000 के जोन को फॉर द टाइमिंग होल्ड करता हुआ। मैं एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखूंगा जो अमूमन करता तो स्पॉन्सर मुस्कुराहट को है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट जो है वो इस वक्त थोड़ी सी गुल होती हुई, और वो है कोलगेट 1482। जरा आशीष इसका चार्ट देखिए आप एक बार। ये जनाब 17 नवंबर 2020 से लेकर अब तक, यानी आप समझ लीजिएगा कि साल भर का पूरा गेन, जब एचयूएल के वॉल्यूम्स के नंबर्स आए थे उसके बाद जो एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग आई, सारा गेन इसने सरेंडर कर दिया है। एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट अगर आप देखें, इसका हाई था 1850 का, यानी करीब 370 रुपये रिट्रेस हो चुका है ये। इस पर मैं टेक चेक लूंगा ना, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, गौरांग की राय लेते हैं। उनका एक पिक बाकी है शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से। गौरांग, क्या चेज करना चाहेंगे आप, या फिर इस डिप में क्या बाय करना चाहेंगे जो कि 3-4 दिन के प्रोस्पेक्टिव से आपको एक स्विंग दे? बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है टाटा पावर, और कुछ समय पहले हमने भी टिप्पणी की थी, मेरे ख्याल से कविता जी की भी राय यहाँ पर रही है। और इस हिस्से बाजार में भी अगर आप टाटा पावर पर नजर डालें तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्द 285 और 300 के तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, तो मैं ज्यादा अहमियत और तवज्जो टाटा पावर को दूंगा। ये एक बात बताइए चंदन जी, ये कोलगेट 1482 जा का रहा है ये स्टॉक, और ये जोन तोड़ने के बाद 1500 का डाउनसाइड कहां तक का नजर आ रहा है आपको इसमें? जी वीरू, देखिए कोलगेट में क्लियरली एक अंडर परफॉर्मेंस और वीकनेस पिछले लगभग 5-6 वीक से देखने को मिल रही है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे कंटिन्यू है, और आप देखोगे मई के स्टार्ट में आज से लगभग 3-4 महीने का प्राइस स्ट्रक्चर देखूं तो 1470 के बॉटम से एक बड़ा मूव देखा था। अब ये 1470 तोड़ते और वीकनेस बनेगी, तो मेरे हिसाब से थोड़ा और प्रेशर काउंट में बनेगा, कहीं ना कहीं 1440 1425 तक के डाउन साइड को एक काउंटर छू सकता है। 1440 तक के डाउन साइड कोई स्टॉक छू सकता है। आपके स्क्रीन पे इस वक्त डिफेंसिव में भी अगर आप देखें कोई अगर आप देखें बचाव नहीं है, सब के सब टूटते हुए। लुक एट सन फार्मा, डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ 790 बिलो इट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कैसे अप्रोच करेंगे राजेश सतपुते जी आप इसको? एनी शॉर्टिंग आइडिया ऑन सन फार्मा? मुझे लगता है कि सुबह भी इस पे हमने व्यू दिया था कि ये फार्मा में जो ब्रेकडाउन हो रहे हैं, जैसे कि सन फार्मा, ग्लेनमार्क, यहाँ पे और थोड़ी वीकवाली होगी। सन फार्मा इन पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो 765 770 यहाँ तक तो मुझे फॉल लगता है। तो एस्टिमेटी अगर जिनको कंफर्ट होता है तो उनके लिए ये सेल कॉल होगा। आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो करीबन 805 का होगा फ्यूचर में। तो सन फार्मा इज अ सेल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 805। इसका जो पहला पड़ा होगा वो रहेगा 765।
इस बीच एस्कॉर्ट्स का स्टॉक स्क्रीन पर दिखाइएगा। जब बाजार में प्रेशर है, एकदम फ्लैटिश नोट पर इस समय क्लोजिंग की तैयारी करता हुआ, दिन भर डटा हुआ नजर आया होगा एस्कॉर्ट्स आपको। दरअसल एस्कॉर्ट्स की वो कल ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है जिसमें फंड रेजिंग प्रपोजल्स पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा, और जिस तरह की अटकलें ऑफ लेट लगी हुई हैं, शायद उस बोर्ड मीट से पहले होप्स ने बाजार अच्छा रहता तो शायद एस्कॉर्ट्स उस बोर्ड मीट से पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा होता, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी नजर आ रही है। चंदन मोबाइल पे बिजी है तो मैं सोचा चंदन से ही पूछ लेता हूं। कल बोर्ड मीट है चंदन, क्या करना है बोर्ड मीट से पहले? स्ट्रेंथ है क्या? देखिए एस्कॉर्ट्स में स्ट्रेंथ तो है, बट आप देखोगे थोड़ा सा वोलेटिलिटी यहाँ पे बन रही है, और एस्कॉर्ट्स मेरा मानना है कोई भी डिप आता है तो खरीदारी आ जाती है, तो कोई भी गिरावट आए तो अच्छा मौका ढूंढना चाहिए। आज भी देखो तो 100 पॉइंट की निफ्टी की गिरावट के बावजूद भी काउंटर फ्लिटिस है, और कहीं ना कहीं ऑटो का फ्लेवर भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। जिस हिसाब से मारुति, टाटा मोटर्स, M&M चले, एस्कॉर्ट्स को भी सारा मिल रहा है, और ये एक ऐसा काउंटर है जो अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के आसपास खड़ा है। इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 1666 है, और वो जस्ट 2% दूर उस लाइफ टाइम हाई है, और इनफैक्ट आज के दिन इसका जो हाई है वो 1665 के आसपास था। तो पुराना लाइफ टाइम हाई है, उससे 1 रुपया मिस हुआ, इसके लिए थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव आ रहा है, बट मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है 1580 से लेके 1600 के बीच में, तो आपको खरीदना चाहिए 1666 से 1700 के अपसाइड के लिए। ठीक है, तो एस्कॉर्ट्स में कॉल। खैर एस्कॉर्ट्स की ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट कल है, जिसका क्या पता किस तरह से फंड रेजिंग होने वाली है, बाजार जो एंटिसिपेट कर रहा है वही होगा, या फिर डेड साइड पर फंड रेज हो। कुछ बहुत सारे विकल्प हैं जिसमें से एक चुनती हुई शायद एक कंपनी नजर आए, लेकिन आज रिलेटिव स्ट्रेंथ थी कल की बोर्ड मीट से पहले, तो मैंने कहा इसे मेंशन कर दिया जाए। गौरांग सर, आपने ना आज वो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन की बात करी, ये जो गो कलर्स का आईपीओ खुला हुआ है, इसका पीयर सेट जो है ना वो अच्छा मूव कर रहा है। तमाम स्टॉक्स, इनफैक्ट इवन होजरी कंपनी, सबकी सब बढ़िया मूव कर रही हैं। आज सुबह से मैं देख रहा था डॉक्टर साहब वो स्टैक बने हुए हैं उसके पीयर सेट्स के, अगर वो तो वो दिखाइएगा स्क्रीन पर, बढ़िया मूव आता हुआ। वो कौन सी कंपनी वीरू जो डब्ल्यू ब्रांड ओन करती है, वो उसका भी स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा, मैं तो नाम मिस हो गया। गौरांग सर याद आ रहा है क्या? नहीं, माफी चाहूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी कंपनी। तो आज देखिए लक्स इंडस्ट्री 7% का मूव, डॉनियर, मोंटे कार्लो, लवेबल लॉन्जरे, CRM, सिल्क मिल्स, सब में बहुत बढ़िया मूव था, और ये लार्जली वही गो कलर्स से पहले जो उसकी इश्यू को जो एंटिसिपेटेड है कि अच्छी सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी, उसका रब ऑफ यहां पे नजर आ रहा है, क्योंकि अच्छे वैल्यूएशन, रिच वैल्यूएशंस पे कहा जा रहा है, ऑफरिंग है, फिर भी हाथों हाथ लिया जा रहा है, तो उसका रब ऑफ यहां पे अक्रॉस द बोर्ड आपको देखने को मिल रहा है। इस बीच मिड कैप आईटी में मेरे ख्याल से स्ट्रीट कंफर्ट ढूंढ रहा है, आईटी एज अ स्पेस में कंफर्ट ढूंढ रहा है, तो आईटी दिग्गजों पे टेक महिंद्रा वगैरह में चर्चा हुई थी, जेंसार वगैरह में हुई थी, केपीआईटी टेक देखिए अच्छा मूव दिखाता हुआ, बिरला सॉफ्ट की चर्चा हुई थी, अब वो 8-9% के अपटिक के साथ ट्रेड करता हुआ, तो सारी ये मिड कैप आईटी में रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है, इन स्टॉक्स को रडार पे रखना है। अच्छा, अब निफ्टी में जो प्रेशर आ रहा है उसके पीछे के रीजंस और बता दूं आपको। एक तो रिलायंस, जिसकी वीरू ने चर्चा करी थी, दबाव में था, HDFC ट्विंस दोनों के दोनों प्रेशर में है, कोटक और एक्सिस दबाव के साथ इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। हेवी वेट्स हैं जो इस समय भारतीय बाजारों में दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, तो 890 के आसपास दिन के लोज, और मार्केट ब्रेथ अच्छी खासी अब वीक हो चुकी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, एडवांस डिक्लाइन फिर भी स्टेबल था, अब मार्केट ब्रेथ जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा, ऑलमोस्ट 2:3 का रेशियो है, डिक्लाइंस के फेवर में जाता हुआ पूरी तरह से। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे लकीरें कैसे रंग बदलती हुई, सुबह से तस्वीर अब जाते जाते बदल रही है। क्या मतलब हुआ इसका, इस किस तरह का, ये जिस तरह की क्लोजिंग हो रही है 17,900 के नीचे, आपने कहा भी था कि ये प्रेशर थोड़ा सा माउंट होगा, ये कल की एक्सपायरी के लिए दिक्कत वाली बात है क्या चंदन? बिल्कुल दिक्कत रह सकती है मेरे हिसाब से। 17,777 17777 उनकी तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार बाउंस दे रहा है, नहीं टिक पा रहा है, कॉल राइटर्स है वो लगातार एक्टिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर, और 18,000 पे जो कॉल राइटर्स है वो अब कल एक बार 18,000 तो नहीं निकलने देंगे, तो 17,777 से 18,000 का भी एक दायरा बन जाएगा। गौरांग सर, कल की बड़ी वाली लिस्टिंग का डर तो नहीं सर? आज तक हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है बहुत बड़ी लिस्टिंग्स का, वो डर तो नहीं सता रहा बाजार को कहीं साथ साथ? मुझे ताज्जुब होता है आशीष, अगर आप सब्सक्राइब की मल्टीपल्स देखें तो ना तो मुझे ऐसा कोई भय नजर आ रहा है कि नकदी को लेकर के कोई तकलीफ है, ना ही किसी लिस्टिंग को लेकर के। ये मेरे ख्याल से एक कुछ दिमागी
पुलाव जो पकाते हैं मेरे ख्याल से वहां से ही उभरा हुआ एक ये कारण है। लेकिन जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी तरह की चिंता किसी बड़ी लिस्टिंग को लेकर के बाजार में। लिक्विडिटी पर्याप्त है, वो नजर भी आ रहा है। 18,300 करोड़ रुपए का आईपीओ था, ऑलमोस्ट 2 टाइम सब्सक्राइब भी हुआ था, तो शायद ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो मार्केट्स का मूड, वैसे एक बार मैं जरा स्क्रीन पे जाऊं उससे पहले डाउ फ्यूचर्स देखना चाहूंगा। फ्लैट है, 19 पॉइंट सिर्फ नीचे इस समय डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए। तो ये ग्लोबल इशू नहीं है, इनहेरेंट हमारे यहाँ जो वीकनेस है वो फिर से स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। चलिए एक बार क्विकली रैप अप कर देता हूं आज का बाजार। ये जो निफ्टी आपको 114-115 पॉइंट नीचे नजर आ रहा है। एक समय था जब भारतीय बाजारों में 20-22 पॉइंट का उछाल, हरे निशान में भी हमने कामकाज होता हुआ देखा। वो 20-22 पॉइंट ऊपर निफ्टी फाइनली 115-120 पॉइंट नीचे क्लोज होता हुआ, यानी कि दिन के आई से 130-140 पॉइंट के आसपास का स्विंग है। और आखिरी में जाते जाते प्रीवियस लोज जो अब तक दिन के हम सस्टेन कर रहे थे, मेरे ख्याल से मोटा मोटी 906 के आसपास के थे, उनको ब्रीच करा, फ्रेश लोज, और 17,900 के नीचे शायद हम आज वेडनेसडे की क्लोजिंग देखते हुए नजर आए। दबाव बनाने का काम निफ्टी बैंक की तरफ से आता हुआ। निफ्टी बैंक के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसमें एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, कोटक, एक्सिस ले लीजिए, वो मैं स्टॉक स्पेसिफिक आऊंगा बाद में। निफ्टी बैंक में प्रेशर था। निफ्टी बैंक भी एक समय था जब रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन की तरफ मूव कर रहा था, यानी कि कल की क्लोजिंग की तरफ, लेकिन जाते जाते ये सारी रैली फिजल आउट होती हुई नजर आई। प्रेशर था। जो एक रिलेटिव हैवीवेट पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ थी वो आईटी थी। इंडेक्स फ्लैट बंद हो रहा है, लेकिन आईटी में कई सारे स्टॉक्स थे जो दिन के दौरान ना सिर्फ इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट बल्कि ब्रॉडर मार्केट से भी, मिड कैप स्पेस से भी जो आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते रहे। ये मोटा मोटी पिक्चर थी। एडवांस डिक्लाइन, शुरुआत अच्छी हुई, आधे फर्स्ट हाफ तक एडवांसेस के फेवर में बाजार था, तो हैवी वेट्स वॉलेटाइल हो रहे थे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में फिर भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। लेकिन जाते जाते तस्वीर बिल्कुल उलट हो गई। जो सुबह की स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस में तब्दील हो गई, डिक्लाइंस के फेवर में जाता हुआ ये बाजार जाते जाते। एक बार क्विकली निफ्टी का हीट मैप दिखाइएगा, फिर वापस आऊंगा क्लोजिंग नंबर्स पे। तो 112 पॉइंट निफ्टी दबाव के साथ फाइनली प्रोविजनल क्लोज होता हुआ नजर आया है। पहले जो पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है उसकी बात कर लेता हूं। लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स दिन के दौरान कुछ स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। एसबीआई लाइफ में अच्छा मूव, एशियन पेंट्स लगातार तेजी है जब से वो प्राइस हाइक की खबरें आई हुई हैं। आज फिर 2.5% का मूव था। ऑटोज में स्ट्रेंथ बनी हुई है, अलग अलग रीजंस हैं। कई लोग कहते हैं, लार्जली सब कह रहे हैं सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की प्रॉब्लम अरेस्ट होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये अभी भी चिंताएं हैं, पर हाँ एक रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि काफी हद तक भरपाई हुई है उन शॉर्टेजेस की। और ऑटोज में इसीलिए आप पिछले 2-3 दिन से स्ट्रेंथ देख रहे हैं। इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाइस के करीब पहुंच चुका है। तो मारुति, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। आईटीसी तमाम खबरों के बीच में एक समय बहुत अच्छा मूव दिखा रहा था, जिसने बाजार की दिन के दौरान मदद भी करी, क्योंकि हैवी वेट है, बहुत बड़ा हैवी वेट है। लेकिन फाइनली मजबूत क्लोज हुआ, लेकिन 1-1.5% की तेजी रह गई, जो स्टॉक 3-4% के अपटिक्स दिखाता हुआ नजर आया था एक समय। लेकिन अब जहां से दबाव आया सबसे ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। बाजार का सबसे दिग्गज स्टॉक 2-2.5% की कमजोरी के साथ फाइनली ट्रेडिंग सेशन का एंड करता हुआ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में दबाव, वो दिक्कत की बात। ये जो एक्सिस बैंक आपको नजर आ रहा है, उधर कोटक बैंक नजर आ रहा है, ये दोनों बैंकिंग हैवीवेट्स थे जो आज प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। साथ साथ ये देखिए एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, दोनों 1 से लेकर 1.5% की कमजोरी दिखाते हुए। इसमें टीसीएस जोड़ दी जो आखिरी में एचडीएफसी लिमिटेड के बगल में। ये सब वो हैवीवेट्स हैं जो बाजार में प्रेशर बनाने का काम कर रहे थे। इन्हीं के कारण निफ्टी इस तरह का प्रेशर, इस तरह का सेल ऑफ एग्रीवेट होता हुआ नजर आया सेशन के क्लोज की तरफ। एक बार स्टॉक्स दिखाने से पहले डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार फिर से वो इंडेक्सेस का मैप दिखाइएगा। फाइनली निफ्टी मेरे ख्याल से अपडेट आ गया है। 100 पॉइंट के दबाव के साथ 0.5% से ज्यादा की कमजोरी, 17,898 के लेवल्स पे क्लोज। निफ्टी बैंक में 2/3% थोड़ा सा ज्यादा दबाव, और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप्स 2/3% की कमजोरी के साथ क्लोज होता हुआ। अब जिन स्टॉक्स की आप बात करें डायरेक्टर साहब, वो प्लीज दिखाइएगा स्क्रीन पे। अच्छा, पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं। हेल्थ केयर स्टॉक्स और वो अपोलो हॉस्पिटल्स ने रैली को लीड करा। कई जगह कहा जा रहा है कि भाई नॉन कोविड पार्ट ऑफ द रेवेन्यूज जो है वो पिकअप करना शुरू करें, तो शायद ये एक रीजन हो सकता है। तो अपोलो हॉस्पिटल लेकिन 12.5% का अपटेक, गजब का मूव आया, और अपोलो की चाल के चलते उसका पूरा रब ऑफ है बाकी पूरे हेल्थ केयर स्पेस में। तो कोई शेल्बी, तो कोई फोर्टिस, तो कोई मैक्स हेल्थ, सब मजबूती के साथ कामकाज करते हुए आज नजर आए। अपैरल्स एज अ स्पेस, क्योंकि भाई गो कलर्स का जो ब्रांड है वो आईपीओ आज खुला, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और गरांग सर जैसे तमाम एक्सपर्ट्स बुलिश भी हो रहे हैं। तो जब कई लोग जब मानते हैं कि वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड हैं, उस स्ट्रेच वैल्यूएशन के बावजूद लोग बुलिश हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भाई कई सारी कंपनीज की रीरेटिंग हो सकती है। तो बस वो सेंटिमेंट किक इन हुआ। लक्स इंडस्ट्रीज 7.5, ये लक्स इंडस्ट्रीज वो स्टॉक है जो नीरज वाजपेयी ने
अरे वो डब्ल्यू वाला स्टॉक मिल गया मुझे, TCNS क्लोथिंग, ये वो दो कंपनीज हैं जो मजबूती के साथ ट्रेड होती है। सुबह मेरे ख्याल से नीरज वाजपेयी ने रब ऑफ की बात करी भी थी। रूपा एंड कंपनी, डॉनियर इंडस्ट्रीज, सारे के सारे आज स्ट्रेंथ के साथ मूव करते हुए नजर आए। ध्यान रखिएगा, इनमें से कई सारी कंपनीज वो हैं जो लॉन्जरी से ये बॉटम वेयर की तरफ मूव कर चुकी है, लेगिंग्स वगैरह की तरफ। तो सिमिलर स्पेस में कई सारी कंपनीज ऑपरेट भी करती हैं। इसके अलावा आईटी एज अ स्पेस, मैंने कहा था आईटी इंडेक्स तो फ्लैट था, कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बड़े अच्छे देखने को मिले। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 5%, बिरला सॉफ्ट 9%, कोफोर्ज ये लगातार मोमेंटम बनाया हुआ है 2% का अपटेक। KPIT टेक्नोलॉजीज में भी देखिए आप 8% के आसपास का उछाल। तो मिड कैप आईटी एज अ स्पेस बढ़िया करती हुई नजर आई। पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ में एक पावर थी, वीरू ने शो के दौरान कहा भी था, हमने सुबह भी चर्चा करी, बढ़िया ट्रेड स्पेस से पकड़े थे। पावर वाकई पावरफुल प्रेजेंटेशन था आज। टाटा पावर 2% अपटेक, कमजोर बाजार की बात हो रही है जब निफ्टी 100 पॉइंट नीचे था। पावर ग्रिड 2% का अपटेक और एनटीपीसी में भी 1.5-2% की मजबूती के साथ कामकाज हुआ। ये था स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूव। लेकिन वीरू, वायदा बाजार का कैसा हाल रहा? आशीष, आईटी का बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें जो डेटा है वो आपको नजर आएगा। बिरला सॉफ्ट जिस स्टॉक का जिक्र हमने किया था 30% अगर आप देखें ओआई एडिशन था यहाँ पे। ये मैं जो पिक्चर बता रहा हूँ ये अक्रॉस द मार्केट है ओआई की। जीएसपीएल 29% का डी हाई पे स्टॉक बंद हुआ। अपोलो हॉस्पिटल करीब 27% का। एस्कॉर्ट्स पे 17% का ओआई बिल्डअप हुआ। ये 4 ऐसे स्टॉक थे जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई लेके गए। कोफोर्ज जिसके ऑप्शंस को हमने ट्रेड किया 16% का ओआई एडिशन। और 2-3 स्टॉक्स जिनमें काफी सब्सटेंशियल ओआई एडिशन था, उसमें डॉक्टर लाल पैथलैब, बायोकॉन। तो आईटी कुछ अगर आप देखें, हॉस्पिटल स्टॉक्स जिनमें काफी अच्छा खासा था मूव था, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स अगर आप देखें जिनमें काफी अच्छा खासा मूव था। ये थे ऐसे कुछ अगर आप देखें अंश जहां पे काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। आज वीकनेस कहां पे थी अगर आप देखें, जिन स्टॉक्स में काफी शॉर्टिंग हुई उसमें IRCTC में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, आशीष एलकेब में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, और कुछ स्टॉक्स जहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई उसमें आज LIC ये इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस शामिल था। और आज इंडिगो में भी एक बड़े अच्छे रनअप के बाद इंडिगो में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हायर लेवल से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आज देखा गया, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया गया। सीधा सौदा की टीम, आशीष कैसा रहा रुझान आज? देख लेते हैं किस तरह। नीरज के कुछ स्टॉक्स तो मैंने अभी मेंशन कर दिए कमजोर बाजार में, जो बाय कहते हैं रब ऑफ के साथ अच्छा मूव दिखा रहे थे। लेकिन प्लीज दिखाइएगा सीधा सौदा का आज सुबह का जो स्टॉक्स पे चर्चा हुई थी, किन किन ने अच्छा परफॉर्म करा। तानला प्लेटफॉर्म बट ऑब्वियस था, दिक्कत थी कि 5% का अपर सर्किट था। तो इसमें असल में अजीम प्रेमजी ट्रस्ट ने जो कल स्टेक खरीदा है उसका रब ऑफ। इंट्रस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज भी ऑलमोस्ट 5% का मूव। इसमें एक यूएस का इन्वेस्टमेंट आर्म है जिसने कल खरीदारी करी थी, इसीलिए मेंशन था। इंटरनेशनल कन्वेयर्स ने भी अपना एक और लिस्टेड कंपनी एल्प्रो में स्टेक बेचा, इसीलिए कमजोर बाजार में 2-2.5% ऊपर। और बायोकॉन बायोलॉजिक जो सब्सिडरी उसको लेकर खबरें जो थी उसका मूव 1.5%। तो कमजोर बाजार में ये स्टॉक्स से जो अच्छा कर रहे थे, ऐसी नीरज की टीम में आपको नजर आएंगे। उनकी भी लार्जली बाय पे फोकस था। KDDL, ये कमला डायल्स के नाम से जानी जाती थी एक जमाने में कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी, अब KDDL हो गई है। जो इथॉस के नाम से आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में जो घड़ियों के मल्टी ब्रांड आउटलेट्स जाने जाते, लग्जरी वॉचेस के, वो चलाती है। इसने करार करा है कल 17% का मूव यहां पर। लक्स इंडस्ट्रीज, TCNS क्लोजिंग, रब ऑफ वाली जो मैं बात कर रहा था, और RHI मैग्नीशिया, इसमें भी अच्छा मूव आया 2-2.5% का अपटेक। तो ये वो स्टॉक्स बताए गए थे सुबह। कमजोर बाजार होने के बावजूद ये सारे स्टॉक्स ट्रेंड के विपरीत बाजार के स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आए। लेकिन इस नोट पर आज कमाई के अड्डे में इतना ही है। पिछले 2 दिनों से मैंने सुना है वीरू कमोडिटीज कर रहे हैं, तो वीरू ब्रेक के उस पार आपके साथ फिर होंगे। मैंने सुना है बहुत पसंद आ रहा है वीरू का आप लोगों को कमोडिटी कवरेज। तो वीरू आप ही नहीं मैं जा रहा हूँ। अच्छा मजाक कर रहा हूँ। मनीषा आने वाली है ब्रेक के उस पार और मनीषा लेकर आएंगी कमोडिटी अपडेट। नमस्कार।